न्यूज 7 राजस्थान देखो सभी दर्शकों को राम राम और घनी खम्मा दीत बार है आपनी खबर आएगो। आज हमने एक बैनर डालियो आपनी खबर आपनो जिलो। क्यों डालियो समझ रहा हो, क्योंकि अब हम जिला में रह रहे हैं। गंगापुर सिटी जिलो बन गो साहब। जिलो बनते ही फीलिंग अलग आ गई। जिलो बनते ही शायद हो सके कि 2 सींग और 1 पूंछ गई होए और अभी अलग रहा है कि साहब सब सूरत बदल जाएगी। शहर में सड़क चकाचक हो जाएगी, पानी सबको 1-1 घंटा मिलेगा और रोजीना मिलेगा। ऐसा नहीं है, टाइम लगेगा, फीलिंग्स की बात है और ये सब चुनावी स्टंट है। जिला बन गया लेकिन चीजों को धरातल पर आने में अभी वक्त लगेगा। आज अपनी खबर है, अपनी खबर को प्रोग्राम को पब्लिक ज्यादा पसंद करे। देसी भाषा में देसी अंदाज में हम बात करा, देसी अंदाज में आपको खबर सुनावा दिखावा तो लोग पसंद ज्यादा करे। लेकिन यहाँ में थोड़ा सा अगर हंसी को ठिठोली को तड़को लगा दिया जाए तो यह कार्यक्रम और भी ज्यादा रोचक बन सके। खबर भी आपको बताऊंगा, अंदर तक की जो खबर है वे भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि खबर को फ्लेवर कहीं होना चाहिए, खबर को तरीको कहीं होना चाहिए। दिन भर की जद्दोजहद में और जिंदगी की उलझनन में ते उलझा हाँ कि चेहरा पे मुस्कुराहट कुंदरी खोगी। यानी हंसवा के लिए भी 100, 200, 500 रुपया खर्च कर टिकट देर खई जाओगा ने जब जार चेहरा पे मुस्कुराहट आए। और नहीं दिल सू तो हम घर में भी को मुस्कुरा रहा न बाहर मुस्कुरा रहा। मुस्कुरावा के लिए भी बहाना की जरूरत पड़ रही है, यह कंडीशन होगी। तो यह कार्यक्रम को रोचक बनावा के लिए हम और भी बहुत सारा नया प्रयोग करेंगे और आवाला दिनन में और भी बहुत अच्छी चीज आपको देखने को मिलेगी। रिक्वेस्ट एक ही है, शेयर ज्यादा से ज्यादा करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। कारण यह है कि खबरन के साथ साथ में आज हंसी ठिठोली की फुलझड़ी भी चलेगी। और हमारे साथ राष्ट्रीय लेवल का जो बड़ा कवि है गोपीनाथ जी चर्चित वे भी रहेगा। उनको थोड़ी देर में मैं इनवाइट करूंगा। और एक कवि का मनसू अगर हम पूछा कि खबरन को फ्लेवर काहे रहना चाहिए तो कभी अपना मसालो अपना तड़को डाल और बाकू कितने रोचक बनावे यह जानवा का प्रयास भी हम करेंगे। और उन्हीं खबरन को तथ्यात्मक विश्लेषण भी हम करेंगे। या के अलावा यह टाइम बड़ी हलचल चल रही है और हलचल काहे की चल रही है कि 2023 को यह साल है जो राजस्थान में चुनावन को साल है। राजनीति चरम पे है। केंद्र सरकार अपनी तरफ से कसर को छोड़ रही और राज्य सरकार हो हल्ला करवा में अपनी तरफ से कसर को छोड़ रही। और यह टाइम तो एक ही बड़ा मुद्दा है, राहुल गांधी की सदस्यता 24 घंटा के अंदर अंदर किशा गई, सबसे बड़ा मुद्दा। और विषय अगर राजस्थान का बजट की बात करा तो सबको बाउंड्री बाहर छक्का लगा और गहलोत साहब ने कर दिया बाहर। अब समझ में या नहीं आ रहा बीजेपी के पास में राज्य में कि मुद्दों बच्चों कहीं, मुद्दों बच्चों कहीं। 19 जिला बन गया, 1000 वृद्धन को पेंशन बढ़ाकर दे दिया आपने और भी बहुत सारी सौगात आपने दे दी। जेने जे मांगो वह गहलोत साहब ने दियो। और अब बीजेपी ने सोच रही है नयो मुद्दों बनावा तो काहे को बनावा। जाके अलावा गंगापुर सिटी जो आज जिला बन गया, एक नए अस्तित्व एक नए प्रारूप में हमारे सामने आने वाला है। आखिर इस गंगापुर का इतिहास क्या है, इसे बसाया किसने था, इसके साथ भावनाएं कैसी जुड़ी हुई है, उन पर भी हम चर्चा करेंगे बिल्कुल। और एक बहुत ही शानदार सी एक किताब लॉन्चिंग हम करेंगे जो गंगापुर के इतिहास को कहीं ना कहीं आप लोगों से रूबरू करवाएगी, आप लोगों से मिलवाएगी और आपको ये पता लगेगा कि आखिर मेरा शहर जो आज इस अस्तित्व में है कि हम गंगापुर सिटी को जिला कह रहे हैं। गंगापुर सिटी का रेलवे स्टेशन जो जंक्शन बनने वाला है, गंगापुर सिटी का रेलवे स्टेशन जिसमें वर्ल्ड क्लास सुविधाएं होने वाली हैं, क्या ये इतना आसान था? शुरुआत कहां से रही, आगाज कहां से हुआ था इसका जब ये गंगापुर सिटी अपने अस्तित्व में आया था? उस इतिहास के पन्नों को भी खंगालने का हम प्रयास जरूर करेंगे। तो जुड़ें और शेयर करते चलें, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। क्याल पहुंचगा कैला देवी, हाँ क्याल कैला देवी पहुंचगा। और कैला देवी ट्रस्ट का जितने भी पदाधिकारी है पहले तो मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूं। कैल न्यूज 7 राजस्थान की टीम को उन्होंने सम्मान भी करो वहां पे। और कैला देवी में बहुत दर्शक है हमारा, क्या ही पता चलो हमको। और कल मासू कोशिश भी हमने करी लाइव चलावा की, लेकिन कहीं करा साहब नेट की व्यवस्था कतई गड़बड़ी। नेट सु लाइव चलावा तो दूर की बात, कल बात भी नहीं हो पारी कैला देवी में, तो यह कंडीशन ही।
क्यों न्यो हमने सुनी जे न्यो करा साहब एक ही टावर लग रहा है और इतने एक सारा लोग आ रहा है जब टावर की गेन कम होगी होगी भाई भैया देखो टेक्निकल इशू है आप ज्यादा समझो को नहीं। लेकिन कुल मिलाकर कल कैला देवी की हमारी यात्रा बहुत बढ़िया रही और बाको असर भी आज देखवा को मिलो कि वहां अव्यवस्था गंदगी को जो मामलो हो बाकू ध्यान में रखते हुए पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने आज कैला देवी को दौरो करो। बिल्कुल आज कैला देवी को दौरो करो। फर्जी रसीद मिली पार्किंग की क्या हमारी भी काट रहा अपने मीडिया को देख रहे हमारी तो को काटी नहीं तो यह पोल क्या ही खुल जाती। साफ सफाई गंदगी अवैध शराब को कारोबार कितने धड़ल्लासू कैला देवी में चल रहा है ये सब मुद्दान पे ब्रेकिंग भी हमने लगाई है और मंत्री रमेश मीणा ने भी एक्शन लियो है। लेकिन शराब को मुद्दों ज्यादा उछड़ आयो नहीं सामने। हाँ के माता का दरबार में जावाड़ा भक्तन को 24 घंटा शराब की पूरी सुविधा है साहब और वहीं धरी है छाती पे ये दुकान और सिर्फ दुकान को नहीं MRP सु ज्यादा रेट पे कैला देवी में शराब मिल रही है। घर घर सु अवैध शराब को कारोबार चल रहा है कैला देवी में। लेकिन शायद प्रशासन आंख मुंदर बैठे हुए न डिप्टी साहब का शू कर रहा न आबकारी का CI का शू कर रहा और न और कोई प्रशासनिक अधिकारी है या मामला में बिल्कुल चुप्पी साधे बैठा है जबकि उनकी आंखन के सामने सारो खेल हो रहा है। मंत्री रमेश मीणा जी सु हमारा निवेदन है महाराज या दिशा में भी थोड़ी सी गौर करी लीजिए आप। कैला देवी आस्था को सबसे बड़ा केंद्र है। या के अलावा एक चीज और बताऊं बहुत भूल रहा है हम है ना हो हल्लो हो रहा है जश्न मन रहा है इतिहास का स्वर्णिम अक्षरन में नाम दर्ज होगा साहब गंगापुर जिला बन गो बेचो कहीं तुम्हारे खिनिया बेचो कहीं रणथंबोर तुम्हारे खिनियास गयो त्रिनेत्र गणेश जी तुम्हारे खिनियास गयो गंगापुर जिला में अगर नादोतीर टोडा भीम को शामिल करा तुम्हारे खिने बेचो कहीं मेहंदीपुर बालाजी बिजो जे बच्चो जे भी 50% चूंकि बाकी को आधो जो है ना वह दो शाम जा रहा है और हाल तो टोडा भीम का नहीं करा कुन मिला कुन जुड़ा हम सब या में गंगापुर में तो कहाँ जाओगा उठा पटक नरी होगी हाल देख जो तुम और बहुत सारा मुद्दान पे बात करेंगे फटाफट जोड़ो और शेयर करो। आज तारीख है 26 मार्च और बार है दीतवार। सबसे पहले राष्ट्र लेवल की जो बड़ी खबर है बिंसु में शुरुआत कर दूं भाई भाया ऐसा है अतीक अहमद नाम भूले थोड़ी हो तुम याद होएगो यूपी का बाहुबली राजनेता अतीक अहमद साबरमती जेल में बंद है। आज यूपी की SDF टीम जो है उसको लेने पहुंची गल्ला हो हल्ला हो ब्रेकिंग भी चल रही दिन में के साथ सुप्रीम कोर्ट की लेटर को नहीं हो या वजह से अतीक अहमद को यूपी शिफ्ट नहीं किया जा सके। आनन फानन में पूरी कार्रवाई करी और आखिर में यूपी STF की टीम अतीक अहमद को साबरमती जेल से लेकर के और यूपी के प्रयागराज के लिए रवाना हो गई। 1200-1300 किलोमीटर का सफर है और नरा पुलिस वाला लगा रखा है सुरक्षा में 22-23 घंटा को सफर तय करे और अतीक अहमद पहुंचेगा यूपी। लेकिन पाप को घड़ो फटे भी है फूटे भी है और डर पे भी है। अतीक अहमद आज यूपी पुलिस के साथ में आने को तैयार नहीं था। बोले साहब ये मेरी हत्या करेंगे ये मेरी हत्या करेंगे। 22-23 घंटा में योगी बाबा की बहन कहीं भी पलट सके। मैं गारंटी नहीं कर रहा हूं या बात को कहीं तुम सोच लो साहब पलटानी है कतई मत पलटाओ साहब राजी खुशी ले जाओ हमें कोई परेशानी कौन। पर अब 22-23 घंटा को सफर है ड्राइवर को नींद भी आ सके तो गाड़ी पलट सके। जब राजस्थान में पेपर लीक हो सके रीट का गाड़ी पलटर तो पीछे सब कुछ हो सके। लेकिन कुल मिला रहा है कि अतीक को ले और यूपी STF की टीम रवाना हो चुकी है यूपी के लिए साबरमती जेल से। आगे कहीं होएगा अपडेट जरूर देखूंगा और आपको जरूर अपडेट दूंगा। 1300 किलोमीटर का सफर है और 30 पुलिसकर्मी बिल्कुल सुरक्षा में लगा हुआ है। और अगली खबर की बात करा बाहर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होगी या टाइम तो हिंदुस्तान की कहीं वर्ल्ड की सबसे बड़ी खबर मान लो आपको। वह व्यक्ति जो राष्ट्रीय चेहरा वह व्यक्ति जो प्रधानमंत्री पद की होड़ में और बाकी लोकसभा की पद छिड़ जाए। आजकल तो व्यंग और चल रहा है राहुल गांधी जी ने की साहब को संसद में बोलबा कुन दे। अब एक नयो आगो ट्वीट के साहब बोलबा कहीं अब तो तुम उनको बैठवा भी को दे चलो सदस्यता ही गई। पहले तो बोलबा को रो रहा था अब तुम उनको सदस्यता के हिसाब से लोकसभा में बैठवा की जगह कोरी। और आज अपना ट्विटर में राहुल गांधी ने लिख भी दिया बिल्कुल लिख भी दिया
और उनका शब्द था डिस्क्वालिफाइड सांसद। पूरी कांग्रेस ने हो हल्ला करो, सत्याग्रह चलो आज पूरा देश में। सत्याग्रह कह तो गांधी जी नहीं करो, क्या फिर एक फिल्म बनी सत्याग्रह, और बाकी बाद में कांग्रेस ने करो सत्याग्रह। क्यों करो साहब आपने सत्याग्रह? कौन के खिलाफ करो आपने सत्याग्रह? बोले साहब हमने केंद्र सरकार के खिलाफ करो। बहुत बढ़िया, करनो भी चाहिए मजबूत विपक्ष के नाते, लेकिन फैसलो तो अदालत ने सुनायो, केस अदालत में चलियो। बोले साहब इतने कहीं जल्दी जे सदस्यता रद्द कर दी। महाराज राहुल गांधी जैसू इतने को हल्लो हो रहा है, जासू पहले सदस्यता रद्द कौन हुई? नहीं हुई क्या? यूपी का आप देख लो आजमी, बाकी सदस्यता रद्द हुई है। लालू प्रसाद यादव की सदस्यता हुई है रद्द। भाजपा का एक विधायक ओपी सैनी, उनकी सदस्यता रद्द हुई है। कानून ये तुमने ही बनाए हो, और यह कानून के खिलाफ ही एक अमेंडमेंट बिल, एक बिल आ रहा था जो मनमोहन सिंह लेकर के आने वाले थे, जिसको 2013 में फाड़ दिया राहुल गांधी जी ने। किसके लिए सत्याग्रह कर रहे हो आप? किसके लिए सत्याग्रह कर रहे हो? अगर पॉजिटिवली देखोगे तो ये जो एग्जाम्पल है ना, ये नजीर बनना चाहिए। ये जो सजा है ना, ये नजीर बननी चाहिए। संविधान को सलाम करते हैं ना, कानून की प्रक्रिया को सलाम करते हैं कि आप राजा हो या रंक हो, कानून सबके लिए समान है। और सांसद अगर और विधायक होते तो शायद इतना हो हल्ला नहीं होता, मगर क्यों कि राहुल गांधी के मामले में ये सजा सुनाई गई थी, इसलिए हो हल्ला हुआ, इसलिए सत्याग्रह हुआ। इससे पहले जो विधायक और सांसद निलंबित हुए, जिनकी सदस्यता गई, उनके लिए हो हल्ला क्यों नहीं किया गया? लेकिन यह भी सच है, यह भी सच है, राहुल गांधी बड़ा चेहरा था, राहुल गांधी ब्रांड था, और उसके खिलाफ जब कोर्ट ने सजा सुनाई तो साहब पूरी कांग्रेस उतर करके और सड़कों पर आ गई। कांग्रेस में एक्सपर्ट की कमी है क्या? वकीलों की कमी है क्या? आपने बचाने के और उपाय क्यों नहीं सोचे? जब गहराई में जाओगे ना तो पता चलेगा कि राहुल को सेंट्रल में रख करके और कांग्रेस के ही बड़े नेताओं ने शायद ये चाल खेली थी, और बलि का बकरा राहुल गांधी को बनाया गया था। राहुल गांधी को बनाया गया था। मोदी सरकार का क्या लेना देना है? मोदी सरकार ने तो उसको लेकर के एक बयान नहीं दिया, मोदी सरकार ने तो उसको लेकर के कोई अपना इन्वॉल्वमेंट जाहिर नहीं किया कानूनी प्रक्रिया में और न्याय प्रक्रिया में। हल्ला इस चीज का है साहब, आपको ये सदस्यता इतनी जल्दी वो करने की जल्दी क्या पड़ रही थी रद्द करने की? अपील करते ना आप, 24 घंटे का समय दिया था ना आपको, और आप कह रहे हो कि साहब हमारे राहुल गांधी के साथ ये किया है। सॉरी सर, आप पहले के उदाहरण उठा करके देख लेना। इस कानून के तहत जिनको 2 साल की सजा हुई है, उनकी सदस्यता तुरंत गई है, और अगर किसी को सबूत चाहिए तो हम दे देंगे। गलत बात है, बेमतलब को हो हल्लो मत करो। मुद्दांशु बोले साहब मुद्दांशु भटका रहा हो, काहे का मुद्दांशु भटका रहा हो? मुद्दांशु तुम भटक रहा हो, और ये गलत स्तर का जो बयानबाजी है ना, इनसु राजनीति को स्तर गिरे हुए। कोई भी मंच पे यार कछु भी बोल रहा है, गलत बात है। स्वस्थ राजनीतिक परंपरा जीवित राखो, हम सबको कर्तव्य फर्ज है। आगे बढ़ा, और कुल मिला रहा है आज राहुल गांधी ने अपना बायोडेटा बदल दियो और डिस्क्वालीफाई सांसद उसमें लिख दियो साहब। प्रियंका ने कही कितने ही अपमान कर लो, मेरे परिवार को पूरे को प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन यहां का प्रधानमंत्री कायर है। अगर इस तरह के शब्दों का भी कोई इस्तेमाल कर रहा है ना, इनके खिलाफ भी मानहानि का दावा करो। आप 134 करोड़ लोगों के द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री को कायर जैसे शब्दों से संबोधित नहीं कर सकते। कौन सी लोकतांत्रिक प्रणाली का आप नया उदाहरण पेश कर रहे हो, मुझे बता दीजिए आप। ये प्रियंका गांधी के बयान है। मैडम किस पद पर हैं आप? राहुल गांधी से हम पूछना चाहते हैं सर, किस पद पर हैं आप? सिर्फ इसलिए कि आप गांधी परिवार से संबंध रखते हैं? सिर्फ इसलिए कि आप एक शहजादे और युवराज की उपाधि लेकर के बैठे हुए हैं? तो आप भी सामान्य सांसद ही, और आप पर 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं, न जाने कितने मुकदमे दर्ज हैं। लग क्या रहा था आपका? अदालत ने आपको वक्त दिया था और यह पूछा था कि एक समाज विशेष के लिए आपके द्वारा प्रयुक्त तो शब्दों के लिए क्या आप खेद व्यक्त करते हैं? और आप कह रहे हैं मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं हूं। सावरकर से अपनी तुलना करना भी मत।
सावरकर से अपनी तुलना करना भी मत। और जो गांधी आपने लिया है ना, ये भी उधार का शब्द है, ये भी उधार का शब्द है। ये याद रखना कि इस तरह की छिछली हरकतों से अगर आप ये सोचते हैं कि आप मुस्तकबिल बन जाएंगे इस देश के, ये गलत फहमी है आपकी। जेन्युइन बात करिए, आम आदमी के मुद्दों की बात करिए, किसान की, मजदूर की, बेरोजगार की, महंगाई की आप बात करिए, शायद सारा देश आपका साथ देगा। लेकिन मुद्दों से जनता को अगर आप भटकाओगे तो जनता आपका साथ नहीं देगी। ये कांग्रेस के कुछ पिछलग्गू नेता है ना, ये आपका साथ दे सकते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज कर्नाटक के विदर्भ में 103 फीट ऊंचे तिरंगा फहराया। कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी जी जान से लगी। और जम्मू कश्मीर की चिनाब नदी पे बनो आज दुनिया को सबसे ऊंचो पुल बिल्कुल बनकर के तैयार हो चुका है। आपको मैं बता दूं, इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा उदाहरण है ये, अगर आप देखना चाहो तो। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में इस पर आज ट्रायल भी हो गया था कि आराम से वहां गाड़ी निकल रही है या नहीं लेकिन निकल रही है। 1315 मीटर इसकी ऊंचाई है जो चिनाब नदी पर यह पुल बना है। और आपको मैं बता दूं, इंजीनियरिंग का सबसे अद्भुत उदाहरण है ये, हिंदुस्तान में अपने आप में पहले तरीके का। आगे बढ़ा, और वहीं अंजी नदी पर भी एक पुल बन रहा है, केवल रेलवे ब्रिज, और उसका भी मई तक वो पूरा हो जाएगा और उसकी सौगात भी हिंदुस्तान के लोगों को मिल जाएगी। खेलन की बात करा तो WPL विमेंस प्रीमियर लीग जो चल रहा है वो आज फाइनल है मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल के बीच में। देखना होगा पहला WPL महिला क्रिकेट टीम की कौन सी टीम जीत पाती है, कौन इसका ताज अपने सिर पर बांधती है। आगे बढ़ते हैं और बात करा प्रदेश की। भाई भैया, राजस्थान में कहीं चल रहा है तो राजस्थान में भी बाई चल रहा है जो देश में चल रहा है। पूरा प्रदेश में सत्याग्रह हो, महात्मा गांधी का भजन गाया और एक ही चीज बस, राहुल गांधी ना हारा है ना थका है ना रुका है, नहीं रुकेगा, पूरा देश उसके साथ खड़ा हुआ है। बिल्कुल साहब खड़े हुए हैं अगर जेन्युइन बात करोगे तो। पूरे प्रदेश भर में आज सत्याग्रह हो। और बीकानेर से एक समाचार और आया, ऊर्जा मंत्री सहित कांग्रेस का नेता जब वहां सत्याग्रह कर रहा, मधुमक्खी ने कर दियो हमलो, मौकन ने छोड़ भग्गा सब कांग्रेस का कार्यकर्ता। और पहले तो उड़ावा की कोशिश करी आतंकवादी कुनूडी और ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह सहित जितने भी कार्यकर्ता मासू भग्गा भाई भाया। और खाचरियावास ने कही है चोर को चोर कह करके राहुल ने क्या गलत किया, और किसी विशेष जाति को उन्होंने चोर नहीं कहा है। तो ऐसा कर जो खाचरियावास जी, एक बार वह वीडियो को दोबारा सुन लीजिए, पता लग जाएगा। आगे बढ़ा और बात करा RTH की, राइट टू हेल्थ। आज बात हुई डॉक्टरों के बीच में और सरकार के बीच में। CM गहलोत तो लगातार अपील कर रहा है, डॉक्टरों से कह रहा है साहब अब यह खत्म कर दो आप हड़ताल, इमरजेंसी का हालात बहुत खराब है, मरीजन की स्थिति बिगड़ती जा रही है, सरकारी डॉक्टर भी हमें समर्थन कर रहा है। तो अपील करी CM ने, लेकिन वार्ता हुई सरकार के साथ में। CS उषा शर्मा भी शामिल हुई, चीफ सेक्रेटरी। रिजल्ट का ही निकलो तो रिजल्ट में आपको बता दूं, वार्ता विफल रही। और डॉक्टर का प्रतिनिधिमंडल ने दो टूक शब्द में कह दी, RTH वापस ले लो तो सब कुछ ठीक है, नहीं ले रहा तो जयराम जी की चल दिया, उठ। और डॉक्टर को प्रतिनिधिमंडल वहां से चल दियो भाई भैया, RTH अभी भी यथावत है और डॉक्टर की हड़ताल भी यथावत है। दर्द झेल रहा है तो मरीज झेल रहा है। ये कानूनन सुबाई स्थिति हो रही है जहां केंद्र सरकार से हुई ने 3 कानून, बड़ो हो अल्लो करो पूरा देश भर में। अरे साहब, किसानों को दमन कर रहा है, किसानों को गड़ो घोंट रहा है, बिना पूछे बिना सोचे समझे आपने ये कानून लिया या मैं कितने कन से पूछी, कितने कन की सलाह और सुझाव ली, थोपा है आपने RTH, चिरंजीवी योजना और पता नहीं कितने तरह की योजनाएं आपने पहले ही चला रखी थी। और फिर आप चाह रहे थे कि साहब प्राइवेट हॉस्पिटल में कतई जच कर दिया, जाम कर दिया, संभव को नहीं। बैठ सलाह करता, वार्ता करता, इनको जो दर्द हो, इनकी जो तकलीफ है, इनको भी सुनता या मैं शामिल करता तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन डॉक्टर ने साफ कह दी RTH वापस लेना पड़ेगा, इसके अलावा सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। दर्द भोगना है तो जनता को भोगना है, तकलीफ सहनी है तो मरीजों को सहनी है। बुरे हालात हैं, बिल्कुल मैं साफ कह रहा हूं, पूरे प्रदेश भर में
चाहे निजी चिकित्सकों की बात कर लो, हॉस्पिटल्स की बात कर लो या सरकारी हॉस्पिटल्स की बात कर लो, अंदरूनी तौर पर वो लोग भी समर्थन कर रहे हैं इनका। तो स्थिति सही नहीं है और जल्द से जल्द सरकार को इसको लेकर के कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। आगे की बात करा और अब बात करेंगे क्षेत्र की खबरन की। और क्षेत्र की खबरन की बात करा जैसू पहले हम इनवाइट करवा चाहूंगा से सम्मान हमारे बीच में जो मौजूद है, हास्य कवि, अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक अपनी पहचान बना चुके, कई टीवी शोज में आप उनको देख चुके हैं, अपनी हंसी ठिठोली और व्यंग्यात्मक जो चुटीला अंदाज है उससे सुर्खियां बटोर चुके हैं, हमारे श्रद्धेय और सम्मानीय महान कवि गोपीनाथ चर्चित। आइए उनका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं और उनको इनवाइट करते हैं। आइए सर, और आपका बहुत बहुत स्वागत है और वंदन है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, आपने सारी रिपोर्ट सुनाई, देश से लेकर के गली मोहल्लों तक की आ गई। आपको बहुत इस मेहनत के लिए धन्यवाद। लेकिन एक बात आप कह रहे थे अजय जी इस वार्ता में कि तुम्हारो जलो बढ़ गयो गंगापुर, अब कहीं बचो तुम्हारे पास, रणथंभौर गयो, त्रिनेत्र गणेश गयो, मैं कह रहा हूँ बहुत कुछ बचो, कहीं कहीं बचो। हाँ। गोपीनाथ जी को मंदिर ऐतिहासिक, गंगा मंदिर ऐतिहासिक, कुशालगढ़ लेक ऐतिहासिक, बालाजी चौक ऐतिहासिक और अजय भारद्वाज ऐतिहासिक, गोपीनाथ चर्चित ऐतिहासिक। ताली बजनी चाहिए आई बात पे कि गंगापुर में बचो कहीं, इतना बच ये गया, बच गया, बहुत बच गया गंगा। और अब आगे और संभावना है, यहाँ जिलो बने हो ना। हाँ तो मैं एक बात बताऊं आपको, मुझे सुखद आश्चर्य हुआ। बिल्कुल। जिसमें बस सुदामा है ना, ब्राह्मण गरीब, हाँ अपनी कोठरी को, कुटिया को, टूटी मूटी मढ़ैया को छोड़ और वहां गयो द्वारका कृष्ण भाईला के पास में गयो, कहीं ले रहा हूँ आशा सू गयो तो कहीं में सू झोंपड़ी में सू आयो ना लौट तो महल पाया, महल। बिल्कुल। ईसाई मैं गयो 16 तारीख को जयपुर, तहसील गंगापुर सू, अच्छा, एसडीओ मुख्यालय गंगापुर सू, दूसरे दिन लौटे तो जिलो पायो। जय हो। जिलो में रात रात में बदल को, रात रात में जिलो बन गयो, या सु कह तरक्की। और साहब सुनता ही कि जिलो बन गयो, मेरो कदा सो गहलोत की नाई हो गयो ऊंचो लंबो, और सीनो हो गयो रामकेश मीणा की नाई चौड़ो चौड़ो। अच्छा। पर भाई हो कहीं में सुखद विचारण में घूमतो सपनान में खोतो रिक्शा में बैठ जब घर जा रहे हो ने, तो इसी दोची आई सड़क पे कि रिक्शा औंधो हो गयो, रिक्शा वाला का हाथ फूट टूट गया पर मेरा बच गया। हाँ मैंने कही रे जिला तू आ तो रहे हो हाँ। पर सड़कन से बच रहा जो, टेंशन नहीं हो तेरा भी हाथ पैर टूट जाए। तो भाई अजय जी मेरी अच्छी संभावना है, जिलावासी इनको बहुत बहुत बधाई, गंगापुर आड़ान को और सब दर्शकन को, न्यूज 7 आड़ान को बहुत बहुत शुभकामना मेरी। राम राम। बात करूंगा देसी अंदाज में, बात करूंगा संस्कारण की, संस्कृति की, और सबसे बड़ी बात यह है कि इतिहास का खजाना में जितने का अनुभव गोपीनाथ जी के पास है वह शायद किसी के पास होएगा। गोपीनाथ जी ने शहर को बनतो, बिगड़तो, सजतो, समरतो सब रूप में देखो है और इतिहास का पन्ना से वे चीज निकालवा की कोशिश करी है जो शायद हर कोई को पता नहीं हो। इतिहास लिखवो इतने आसान भी को नहीं, तथ्यात्मक आंकड़ा होना चाहिए, सही रिपोर्ट होनी चाहिए, या नहीं कि नेता के नहीं आश्वासन पे पूरी किताब लिखा गया जाए, बस संभव भी को नहीं। वे चर्चान पे भी बात करेंगे। लेकिन आज की राजनीति को जो परिदृश्य चल रहा है, उठापटक चल रही है, कोरोना के बाद इसे लग रहा है कि साहब जिंदगी बदल जाएगी, लोगों की कछु समझ बुद्धि और बढ़ेगी। ओ भाई काई को दे रहे हो, चट्टर पट्ट खेल हो तो ही दिखे, पर यह दुनिया सुधरी को नहीं। 2-4-5 महीना तो रियो थोड़ा सा धड़कड़ाहट मन में और ओजू बाकी वाई लैंड पे आ गई, ठीक। और राजनीति को स्तर इतने गिरतो चलेगो कि अब मत पूछो। अच्छा, एक कवि को मन राजनीति का स्तर को अगर देखे, एक दूसरा पे आरोप और प्रत्यारोप लगा दो, आम आदमी की बात कोई करे ही को नहीं, जनता का मुद्दा की समस्या की कोई बात करे ही को नहीं। राजनीति को स्तर वास्तव में कितने गिरे हो, क्योंकि कारण यह है कभी न कोई को बख्शो, सरकार कोई की भी हो लिखवा में चूक्या नहीं है कभी, टाइम पे सब चीजन पे लिखा है, चाहे व्यंग हो चाहे कोई कटाक्ष करना हो लिखे हो। राजनीति को परिदृश्य कितने बदले हो। राजनीति का परिदृश्य का बारे में एक बात बताऊं मैं आपको, मैं आपको एक ज्ञान की बात बताता हूँ, अर्थात नेताजी के अवतार की कथा सुनाता हूँ। अवतार हो किसान कोई पतो ही को नहीं, बड़ा बड़ा PhD होल्डर, बड़ा बड़ा जिज्ञासु वैज्ञानिक बैठा, पर नेताजी को उद्भव हुयो किसान या को अवतार
यह जानकारी को नहीं किसा एक बार जम्बू द्वीपे भरतखंडे जनवरी मासे दिवस संडे स्वतंत्रता उपरांते दिल्ली प्रांते विचित्र वेशे कनाट प्लेसे भ्रष्टाचार के पेट से आउट ऑफ डेट से नेताजी का अवतार हुआ। जय हो। ऐसा लगा मानो विष्णु भगवान के रूप में किसी साक्षात भगवान का अवतार हुआ। देखने पर तो यूं तो वो प्राणी आदमी की तरह सभी अंगों से युक्त था, किंतु इंसानियत की तरह सभी इंसानियत की तरह से मुक्त था, इंसानियत से पूरी तरह मुक्त था। देखने पर यूं तो प्राणी सभी अंगों से था, किंतु इंसानियत से पूरी तरह मुक्त था। एक हाथ में सिगार का पाइप था, दूसरे हाथ में माइक था। ये नेताजी का दृश्य, इस तरह से पैदा हुए नेताजी। अब ऐसे जब नेता पैदा होंगे तो करेंगे क्या? नेताजी हुए सुभाष बोस हैं, आज तक भी दुनिया याद करती है, सलाम करती है और गर्व से हमारा सीना फूल जाता है ऐसे नेताओं को देखकर। और आज भी वही नेता हैं, नेता नाम रख लिया, लेकिन नेताओं के नाम पर सही बात तो है बहुत ही कम अच्छे नेता हैं साहब। बाकी तो हमको नेता कहने में भी शर्म आती है। नेताजी की तुलना उनसे तुलना करें यार, नेताओं का पढ़। नेता शब्द गाली हो गया, आज कोई कहलवाना पसंद नहीं करता। नेताजी नेताजी नेताजी, कलर को कुर्तो पैर धोती पैर और ईशो निकड़ो को बाजार में चाहे घर में मूसा गैरेज कर रहा है। छोरा छोरी सब्जी कुतर से, पर नेताजी को खर्चो और नेताजी की पटेलाई आज भी बंद को हो रही। नयो तरीको चलियो बिल्कुल बिल्कुल। अरे साहब अब तो देखो, एक जमाना में दुनिया पगड़ी बांधी, गंगापुर में कुछ खुला मुड़ नहीं रहे हो, अपमान समझो, पगड़ी और टोपी, और बीच में तो बंद हो गई। अब तो साफान की दुकान खुल गई या धंधो चल गयो नयो, साफा दुपट्टा पैर पैर, हर आदमी नेता बन रहे हो। जो नेता नहीं है वह भी संभावना में नेता बन रहे हो, मैं भी बढ़ सकूं। तो ये नयो विचित्र वेशभूषा है या नेता नहीं है। हमारे जब हम पढ़े हैं ना, आज भी स्कूल में विचित्र वेशभूषा चली छात्रन की। ये विचित्र वेशभूषा है, कंपटीशन हो गया। जो जितने बड़ी पगड़ी बांधेगा और जैसा कलब का कुर्ता पहनेगा वायु एक बड़ा नेता चाहे वह आचरण सही नहीं हो, ये आज स्थिति है नेता। कुल मिला रहा है। अब बात यह आवे कि साहब बदलता हुआ परिदृश्य में और कभी का मन जो है गंगापुर सिटी जिलो बन को, अभी आप सु कही चर्चे साहब ने कि साहब गयो जब तहसील और एसडीएम उपखंड सु गयो और आयो जब तक यह जिलो बन गो, लेकिन सड़कन का गड्ढा और बेई चीज आप तक हो रही है। और हमने यह कही जिला सु कि थोड़ा समझ रहा है जो गड्ढा ज्यादा है रास्ता में, जिलो बदलेगो, लोगों को दिल बल्ली बल्ली होगो, गार्डन होगो कि साहब हो सके अब सूरत और सीरत दोनों बदल जाए। आपको लगे थे कि आसान है जिला बनवा के बाद? एक बात बताऊं मैं आपको, 19 जिला बांटा, 19 कम नहीं है। एक जिला बनावा में पसीना आ जावे, 10 बरस सोचे मुख्यमंत्री बनाऊं कि नहीं बनाऊं, कितने भार पड़ेगा, नहीं बनाया आज तक, 19 बांट दिया। मुझे बड़ा दुख हुए अजय जी। अच्छा। क्यों हुए कि मैं सोतो ही रह गया। मुझे को पता होता 19 बन रहा था, एक मैं भी मेरा मोहल्ला को बनवा लिया था यार, 20 हो जाता, 19 का फर्क का ही पड़ता है। एक गंगापुर उत्तर, एक गंगापुर को धनवंतरी नगर दक्षिण, वोट भी बढ़ता, का ही फर्क पड़ता। अच्छा ये साहब ये जो 52 जिला हो गया, अच्छा मुंह को लगे 52 जिला नहीं है, 52 ताश का पत्ता है। कैसे बताऊं? छोटी सी बात है। ये 52 ताश का पत्ता है, इनमें बादशाह हो गए। बादशाह कौन है? अशोक गहलोत, ठीक। और बेगम कौन है? जनता बेगम। कोई गम नहीं, कोई बड़ो कोई राजा हो, हमें कहा नहीं। तो जनता बेगम। और गुलाम कौन? अपराधी, समाज कंटक सब गुलाम। ओके। और कलेक्टर आ जाएगा ने सब अपराधी में कहीं होएगा, वह कहीं हो अगलो पत्तो गुलाम के बाद में दहलो, दिल दहल जाएगा। सारा पत्ता को क्रम देखो। कलेक्टर एसपी आ जाएगा तो अपराधी का दिल दहल जाएगा। जनता की नौका को वही पार लगाएगा। अच्छा, नौका को वही पार लगाएगा। चुनाव में बचा 8 महीना 8। चुनाव में बचा आज 8 महीना है 8। किसके हाथ सत्ता आएगी? किसके हाथ? 8 के बाद सत्ता, किसके बाद सत्ता आएगी? कौन लगाएगा छक्का? पंजे का चलेगा क्या हाथ? पंजे का चलेगा क्या हाथ? और चौका लगाएगा क्या भाजपा का साथ? जय हो। चौका लगाएगा क्या भाजपा का साथ? फिर भी भाजपा तिकड़म तो लगाएगी और इक्का दिक्का सीट तो निर्दलीन की भी आएगी। पर बताऊं, ये ताश रूपी 52 जिले, ताश के पत्ते रूपी 52 जिले जरूर चमत्कार दिखाएंगे, राजस्थान को और उन्नति की ऊंचाई पर ले जाएंगे। कवि ने 52 पत्तों से सिलसिला शुरू करा था, 52 जिलों के आधार पर, और आखिर में लाकर के वही खत्म किया कि अब इसमें कौन मुस्तकबिल होगा, कौन इसका इकबाल बुलंद करेगा, ये तो भविष्य में देखना पड़ेगा। अच्छा, आपको कहीं उम्मीद थी
कि 152 जिले बन जाएंगे। अब की बार तो बजट भी ऐसा आया साहब कि कहने सुनने को कुछ बचा ही नहीं, जिसने जो मांगा वो सबको दे दिया, लेकिन फिर भी धरने और प्रदर्शन तो चल ही रहे हैं सत्ता में। देखो साहब, ये बजट की बात चली ना, बड़ा बड़ा पढ़ा लिखा PhD, बड़ा बड़ा ज्ञानी लोग, पंडित लोग भी नहीं समझे बजट चीज का ही हो गए। हाँ। सब नाम बजट, लोग अनपढ़ भी कह रहे बजट आ रहे हो, बजट आ रहे हो, हैं जैसे कोई चमत्कार हो रहे हो। बजट के बारे में एक बात बताऊं, केवल जो कानून का जानकार है ना, वित्त का, वही समझ सके। आम आदमी तो बेवकूफ ही बने, क्यों समझ नहीं पाए कभी, ऐसी भुलैया भूल हर बन जाती हर साल ही हम तो अप्रैल फूल। ये अप्रैल से लागू होता है, हम अप्रैल फूल बनते हैं और हर साल आ जाता है। अच्छा, बजट एक ऐसी चीज है साहब, जैसे कोई नए रैपर में अंदर कोई खुरदरा साबुन। अच्छा, नए रैपर में शानदार रैपर, आकर्षक, बजट आकर्षक, अंदर खुरदरा साबुन, छाओ नहाओ तो चमड़ी छिल जाए, चमड़ी छिल जाए। फिर बीच बीच में सरकार क्या करे, कर्मचारी को DA, महिलाओं को फ्री बस यात्रा, मरम लगा है। अच्छा, मैंने भी सोची बजट बना दूं, पर बनाऊं किस, घर की वित्त मंत्री तो वाह, गिरानी मेरा अधिकार ही नहीं, पर अब के चलेगी पियर। जय हो। मार्च में अब बजट तो बनाओ जरूरी, अपनी भी तो सरकार है आखिर, हमने बजट बना दियो। घर गृहस्थी को बजट किसा बन रहा है, कभी का मुंह सुनो और ज्ञान सुन जो और शेयर करता रहिजो। हमने बजट बना दियो, किसा बना दियो, ऐसा बजट बना दियो साहब। बजट बेटा को कह दी सबन को, तुमको लैपटॉप, ये बेटी से कह दी स्कूटी, बूढ़ा ठेरान सु घर का है ना, बड़ा बूढ़ा, बाबा काका बाबा, उनसे कह दी नहीं, सबको चांदी की छड़ी, सोना का दांत, जय हो, सबको लगाऊंगा। ये घर को बजट। हाँ, चोरा चोरी बोले, अरे तुम्हारे हाथ कहीं आएगा पापा, मैंने मेरा हाथ कैंची, सबकी जेब काटूंगा और खजाना भरूंगा। ये है असली कटाक्ष सरकार पे। बजट बनाना यानी देना जो सबको देना, लेकिन जेब खा काटनी, ये सरकार को पता है। ये है चतुराई हमारी, हम जैसे नेताओं की, हमने सीखा है, ऐसे चलती है सरकार, ऐसे आते हैं बजट। अच्छा, महंगाई क्या है बजट में, बोले महंगाई कम करेंगे, हाँ गरीबी कम करेंगे। हमसे पूछा, बोले गरीबी मिटाने का उपाय बताओ। हमने कहा भ्रष्ट नेताओं को मार भगाओ, गरीबी का नामो निशान मिट जाएगा। जब मच्छर ही नहीं रहेगा तो मलेरिया कहाँ से आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब समझ लो आप, कौन मच्छर है कौन मलेरिया है। ये एक कवि का मन है जो कटाक्ष भी कर रहा है, व्यंग्य भी कर रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस हिंदुस्तान की वास्तविकता भी बयां कर रहा है। आप पर डिपेंड करता है आप इसको किस रूप में लेते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात, अच्छा ईशा तो नहीं हुए कई बार कि ये कबीन पे भी मानहानि को दावो केस हो जाए? नहीं हो सकता है, आजकल बहुत सोच समझ के बोलना, बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए भाई साहब। ये दुधारी तलवार है कविता, इसको चलाना, कविता को लिखना बहुत कठिन काम नहीं है, सरल नहीं है कविता करना। पूछो उन फनकारों से जो लोहे को काट रहे हैं कागज की तलवारों से। किसी शायर ने कहा ये बड़ा कठिन है, चल जाता है मुकदमा। लेकिन साहब क्या है कि आमतौर पर लोग कवि से हंसना चाहते हैं, व्यंग सुनना चाहते हैं, और व्यंग और हास्य वही अच्छा होता है जिस पर किया जाए वो भी कहे वाह एक बार और। ये कौशल होना चाहिए कवि में कि वो जिस पर तलवार चला रहा है, व्यंग की कटाक्ष कर रहा है, कलम चला रहा है, वो भी एक बार तो कहे भाई साहब मजा आ गया, एक बार और। पतो को नहीं खुद की है, खुद की। पर ये कवि का कौशल होता है कि वो जिस पर चला रहा है वो भी उसका आनंद लेता है। ये होना चाहिए कि मखमल के रुमाल में, मखमल के दुशाले में किस प्रकार पत्थर फेंक कर मार जाता है, ये व्यंग्यकार से पूछो। चलिए, कुल मिलाकर के यह है कि देश की मौजूदा परिस्थिति को देख करके, राजनीति को देख करके, परिदृश्य को देख करके एक कवि का मन जो है ना, उसकी कलम जब चलती है तो पता नहीं कितने उद्गार आते हैं। और बस वही है कि वीर रस का कवि अपने हिसाब से उसको लिखता है, हास्य रस का कवि अपने हिसाब से उसको लिखता है। बजट के बाद में बहुत सारी नई चीजें लेकर के। अच्छा, गोपीनाथ सर की एक खासियत और है, FB पर मौजूदा घटनाक्रम को लेकर के, चीजों को लेकर के, टॉपिक को लेकर के कुछ ना कुछ वो लिखते रहते हैं। मौजूदा हालात में कौन कौन से ऐसे टॉपिक थे जो आपके कभी दिमाग को जिन्होंने क्लिक किया और आपने उस पर कुछ लिखा? अभी आपको पता है, आप कह रहे थे राहुल जी की सदस्यता रद्द हो गई। मैंने कहा यार राहुल जी की सदस्यता रद्द हो गई। अच्छा, राहुल जी क्या है कि देश के भावी प्रधानमंत्री हैं साहब। अच्छा, हाँ, कांग्रेस की नजरों में नहीं है, कवि की नजर में भी देश के भावी प्रधानमंत्री है। मुझे पूरी संभावना दिखती है, बताऊं क्यों? कि मोदी बन गया तो ये भी बन जाएंगे। कैसे कि मोदी के पत्नी नहीं, इनके पत्नी नहीं। बहुत बढ़िया समानता देखो, गुण मिल रहे हैं। हाँ, गुण मिल रहे हैं। मोदी के भी हल्की हल्की दाढ़ी, नई बढ़ा ली हल्की हल्की दाढ़ी, तो रास्ते पे तो जा रहे हैं। लेकिन अब सदस्यता रद्द हो गई, उन्होंने माफी नहीं मांगी, वो माफी पर अड़ गए, वो माफी नहीं मांगने पर अड़ गए।
तो मोदी ने भी वहाँ बुलडोजर खड़ा कर दिया, अब माथा फोड़ बुलडोजर से। मैंने कहा अरे राहुल जी माफी मांग लेते, क्या जाता है यार, कोर्ट है कि क्षमा बड़े को चाहिए छोटे को उत्पात, दोबारा नहीं करूंगा ऐसी बात, कह देते क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उन्होंने नहीं मांगी। अच्छा, मेरे को एक समस्या जो आ रही है सबसे बड़ी, अब वो संसद सदस्य नहीं रहे, अब वो आंख कहाँ मारेंगे? अब संसद सदस्य नहीं रहे राहुल गांधी, तो अब आंख कहाँ मारेंगे? संसद में मारते थे पहले, कई बार मारी। अब ये समस्या उनके सामने आएगी, इसलिए हो सकता है कोर्ट उनको दोबारा से स्टे दे दे और वो सदस्यता उनकी हो सकता है बहाल भी हो जाए, तो ये सुविधा उनकी बहाल हो जाएगी आंख मारने की, और जनता को पूरा आनंद देंगे वो। हाँ। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, हाँ। जोर शोर से निकली, पूरा हिंदुस्तान में निकली, और साहब इशो लगे जैसे दुनिया की फिजा बदल जाएगी। अब हिंदुस्तान में नई क्रांति आ जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा पे लिखो कछु आप? अरे भाई साहब, भारत जोड़ ही दिया, पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक। अच्छा, गुजरात से इधर नहीं गए वो, आसाम तक नहीं कह रहा नहीं होगा, वो जाऊंगा। हाँ, वो आधा तो जोड़ दिया उनने। अच्छा, हाँ, आधा जोड़ ही दिया, बस समझो। जो भारत टूट रहा था, बिखर रहा था, वो उनका जुड़ गया। लेकिन वो क्या जुड़ गया? संसद से वो हट गए, वो टूट गए। नहीं, बट टूट कहाँ से रही हो? कभी सु अगर मैं यहाँ पूछूं कि साहब भारत टूट का नहीं है, जोड़वा कहीं आया अभी? नहीं, वो जोड़वा आया, दरार पड़ रही है, दरार पड़ रही जिनमें सीमेंट लगा रहा है। अच्छा। पर सवाल ये है, वो आपकी बात सही है, और उनकी मंशा थी कि हमने भारत को जोड़ दिया, टूट रहा था। अच्छा, वो ये कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये है भाई साहब कि ऐसे जोड़ने से तो ना जोड़ना ही अच्छा कि खुद टूट जाए, खुद ही कहीं के नहीं रहे। अरे इतनी मजबूती आ जानी चाहिए थी फेविकॉल को जोड़ की तरह कि सीट से हटते ही नहीं। उनको तो एक इशारे पर ही हटा दिया। उनके वकीलों ने उनको गलत सलाह दे दी, बोले माफी मत मांगो, माफी मत मांगो, और वो अड़गे मैं माफी नहीं मांगूंगा, माफी नहीं मांगूंगा, और तुलना कर दी सावरकर से। अरे मैं कहता हूँ, कोलू में तेल पेरते थे सावरकर। कल्पना करो, राहुल जी कह दिया उन्होंने कि मैं सावरकर नहीं हूँ, और 3 बार माफी कोर्ट में मांग चुके हैं पहले। हाँ, पहले मांग चुके हैं लिखित के, फिर कहते हैं। और सावरकर कोलू में तेल पेरते थे, खाते अंग्रेजों के हंटर, काल कोठरी में रहते वो वीर बड़े थे सावरकर। वो सावरकर बनने के लिए बैल की जगह वो जुटते थे, और कम तेल होने पर उनके हंटर मारे जाते थे। आज उनको सुविधाजनक जेल मिलेगी। राहुल जी को तो अगर मिली तो, भगवान ना करे वो जेल में जाए, मिली तो सुविधाजनक जेल मिलेगी। उनके समर्थक आंदोलन करोगे, उनको ये सुविधा दो, ये, और वो सावरकर से तुलना करते हैं। ये उनको सोचना चाहिए। सावरकर देश के महान वीर थे, जिनके दम पर हम आज़ाद हुए और आज़ादी में सांस ले रहे हैं। अगर वो कहते हैं कि उनके परिवार ने, बोले हमने, आज वो कह रही थी उनकी बहन प्रियंका कि हमारे परिवार ने बलिदान दिया है, खून बहाया है, और लोकतंत्र की रक्षा की है, शहादत दी है। मानता हूँ उनकी शहादत को, नमन करता हूँ इंदिरा जी की और राजीव जी की शहादत को, मैं बहुत नमन करता हूँ। लेकिन अगर शहीद होना ही सत्ता में आने का अधिकार है, तो भगत सिंह के परिवार को सत्ता क्यों नहीं मिली? है भगत सिंह, अगर एक क्राइटेरिया है तो भगत सिंह के परिवार को, के किसी सदस्य को सत्ता में आज तक लिया क्या? क्या शहादत तुमने ही दी है क्या भाई? तुमने ही दी है क्या? इमरजेंसी किसने लगाई थी? मुझे बताओ। हमने झेली है इमरजेंसी। लोकतंत्र की हक, बोलने का अधिकार नहीं था अजय जी। हाँ, आज वो कह रहे हैं विरोधी दल के नेता, इमरजेंसी जैसे हालात हो गए। अरे ये हम बोल ही नहीं सकते थे कि इमरजेंसी लग गई। किसी ने कह दिया नहीं, वो कह रहा है कि इमरजेंसी लगा दी, गलत किया, जेल में डाल देते थे। हजारों लोगों को, लाखों लोगों को जेल में डाला, हजारों मर गए, और सैकड़ों पर यातना जुल्म किए गए। हमको पता है, हमने जेली, हम पढ़ते थे इमरजेंसी में। इमरजेंसी बहुत बुरी चीज़ है, वो ये देख ही नहीं सकते। इमरजेंसी इसने लगाई। बोले हम जो है, वो कह रहे साहब मैं सत्य के मार्ग पर चलूंगा, अहिंसा, गांधी जी के मार्ग पर चलूंगा, मैं गांधी हूँ। तो भैया अगर तुम गांधी हो तो एक बात बताओ, गांधी के किसी वंशज को सत्ता में ले लेते ना? हाँ, गांधी के पोते को, हाँ, किसी को, परपोते को आज तक लिया क्या तुमने? सत्ता पर अधिकार सिर्फ तुम्हारा ही क्यों है? क्या किसी चाय बेचने वाले का अधिकार नहीं है? क्या गोपीनाथ चर्चित का, अजय भारद्वाज का अधिकार नहीं है वहां तक जाने का? लोकतंत्र है ये। लोकतंत्र में किसी राजतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को नीचे से ऊपर, आज एक पिछड़ा व्यक्ति भी, दलित व्यक्ति भी, जिसको अछूत कहा जाता था किसी जमाने में, वो भी हमारे बराबर बैठता है और संसद में जा करके हमारे साथ रहता है। ये अधिकार है आज हमारे पास में। तो मैं कहना चाहता हूँ, ये झूठी बातों से जनता को गुमराह मत करो। जमीनी हकीकत को सोचो मेरे भाइयों, जमीनी हकीकत को सोचो, जनता से जुड़ो। अरे दिल से दिल जोड़ो। भारत तो जुड़ा ही हुआ है, भारत को तुम क्या जोड़ोगे? क्या जोड़ोगे? बिल्कुल सही बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत बिखराई कब था?
ये तो आप लोगों ने अपनी सत्ता और अपनी कुर्सी के लालच में इसको पहले तो धर्म के नाम पर बांट दिया, फिर इसको जातियों के नाम पर बांट दिया, और आज कंडीशन ये हो गई कि आपने एक भारत के न जाने कितने भारत बना दिए, कितने टुकड़े कर दिए, और फिर कहते हो कि हम भारत जोड़ रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि राजनीति का स्तर इन दिनों जितना गिरा है उतना कभी नहीं गिरा। आप न्याय प्रणाली पर सवाल उठाते हो, आप मीडिया पर सवाल उठाते हो, क्या सब कुछ बिक गया? क्या सब कुछ बेचना इतना आसान है? 137 करोड़ हिंदुस्तानियों का ये देश है, तो क्या इसमें सब कुछ बिक जाएगा? लेकिन एक माहौल बनाया जाता है, एक प्रोपागेंडा खड़ा किया जाता है, एक तस्वीर लोगों को दिखाई जाती है कि ये सच है, बाकी पर्दे के पीछे कहानी कुछ और रहती है। अच्छा, विकास की आप बात करा, गांवन की आप बात करा। अच्छा, इन दिनों एक चीज और हुई चर्चे साहब कि खेत में खड़ी फसल आड़ी पड़ गई, ओला पड़ा, प्रकृति भी अपना रौद्र रूप दिखाई रही है। आप भी जान रहा हो, आपने एक बहुत लंबो टाइम गुजारे हो है कि साहब ये प्रकृति में बदलाव क्यों आयो? अब भगवान भी रौद्र रूप क्यों दिखावा लग गो? बरसातन में बरसात नहीं हो रही, सर्दी में सर्दी नहीं पड़ रही, गर्मी में गर्मी नहीं पड़ रही, उल्टो सीधो सारो राग बाग होगो, तो कहीं यह भी राजनीति करे? देखिए साहब, सही बात तो यह है, चाहे बद्रीनाथ में एक बार बहुत बड़ा जल प्रलय आया, बिल्कुल, और एक बार ऐसा और बीच में 3-4 साल पहले भी जल प्रलय आया था, जब बहुत बड़ा पानी हो गया था चारों तरफ। और आज भी समय समय पर प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है। पता है, प्रकृति हो चाहे मनुष्य हो चाहे यंत्र हो, सब अपने धर्म से चलते हैं। इस माइक का ये धर्म है कि हमारी आवाज को दूर तक पहुंचाए, ये धर्म है इसका। मनुष्य का भी कोई धर्म है, प्रकृति भी अपने धर्म पर चलती है। आप धर्म छोड़ोगे ना साहब, तो सब धर्म छोड़ देंगे। आप अपने धर्म से उसका भी निर्वाह नहीं करोगे, सही नहीं रखोगे, ये भी खराब हो जाएगा। प्रकृति से छेड़छाड़ करोगे, प्रकृति खराब हो जाएगी। हम आज ऋतु में रंग बदल रही है, आदमी की तरह ही बदल रही है। आदमी को देख रही है प्रकृति, भगवान सब कुछ देखता है कि आदमी ने रंग बदला, जरा इसको भी अपनी रंग दिखा दो। जब गर्मी पड़नी चाहिए तब जो है ना बरसात नहीं आती है, और जब सर्दी पड़ती है तो बरसात आती है। विपरीत मौसम हो रहा है, इसलिए हमको संभलना चाहिए। ये राजनेता जैसे अपने दिखाते हैं ना औकात, प्रकृति भी इनको अपनी औकात दिखा रही है। हम इनको यथा राजा तथा प्रजा जैसी राजनेता होते हैं ना, फिर जनता वैसी दुराचारी हो जाती है। सदाचारी राजनेता तो सदाचारी हो जाती है। भगवान उन सबको सबक सिखाता है, लेकिन मनुष्य सीखता नहीं है। हमको इन सबसे सीखना चाहिए, और प्रकृति अपना निर्वाह करेगी। क्या हम प्रकृति को कुछ देते हैं? बादल जल बरसाते हैं, पेड़ लगा, सिर्फ ले रहे हैं, नहीं हम पेड़ लगाते हैं। अगले बार बादल आए, उन्होंने देखा अरे वो पेड़ लगाए मेरे बरसने पर, वो पेड़ तो सब सूख गए। पेड़ कहाँ गया? एक नेताजी ने पौधा लगाया, थोड़ी देर बाद गए, बकरी के पेट में समाया। बिल्कुल। नेताजी बोले इनको संभालना, बोले बकरी बोली नेताजी दोबारा कब आओगे बताओ। तो आज हम संभालते नहीं है प्रकृति की दी हुई चीजों को, हम संभालती रहे। प्रकृति तुमको कहाँ तक देगी? हमें अपने धर्म पर रहो भाई। प्रकृति भी अपना धर्म करते जा रहे हैं लगातार। प्रकृति अपना धर्म तभी निभाएगी। आज हम हवन करते हैं क्या? धूप अगरबत्ती करते हैं क्या? हवन से जो प्राकृतिक वातावरण शुद्ध होता था, पेड़ पौधों को जो है मिलती थी ऊर्जा, वो हमको ऑक्सीजन देते थे, बादल वर्षा देते थे। अब बिल्कुल भी कोई कुछ नहीं देता। ये प्रकृति ऐसी विपरीत आचरण करेगी यदि मनुष्य नहीं सुधरा तो। दोष देना बेकार है किसी को, दोष हमारा है। चलिए, कुछ दर्शकों के कमेंट ये आ रहे हैं कि सर कुछ ऐसा हंसी खुशी का फवारा जो है, एक फूलझड़ी सी गोपीनाथ जी के उससे निकल करके आए मुखारबिंद से, ताकि हम एक अलग माहौल में चले जाएं और कुछ हंसी ठिठोली और कुछ ऐसी चीजें जो है जो हमारे मन को गुदगुदाएं और थोड़ा सा फ्रेश कर दें, वो चीज अब गोपीनाथ जी से हम सुनने का प्रयास करेंगे। तो अब कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनटों के लिए मैं सारा माइक जो है वो गोपीनाथ जी को दूंगा, क्योंकि मन संचालन भी अच्छा करते हैं। हाँ, आपको मैं बता दूं, बड़े बड़े लेवल के जो कवि सम्मेलन होते हैं उनमें गोपीनाथ जी को ये बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है कि साहब आपको मन संचालन करना है, और फिर अपने चुटीले अंदाज से जिस तरीके का मन संचालन चर्चित साहब करते हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो कुछ 1-2 मिनट के लिए अब हंसी ठिठोली की जो दुनिया है उसमें अब आपको लेकर के चलेंगे गोपीनाथ जी के साथ। गोपी सर आइए, और मैं चाहूंगा सर आप ज्वाइन करें, और हंसी ठिठोली की जो नई दुनिया है उसमें अब आपको कुछ पल के लिए लेकर के चलेंगे चर्चे साहब। आइए और ज्वाइन कीजिए। बोलिए सर। ऐसा है, मैं मेरी तो सुनाता ही रहता हूं। जैसा कि अजय जी ने बताया था, मैंने 3 साल की कठिन मेहनत, कठोर परिश्रम के उपरांत गंगापुर का इतिहास लिखा। बिल्कुल। गंगापुर का इतिहास मैंने लिखा,
और वो पुस्तक अभी 11 तारीख को उसका विमोचन हुआ। 400 पेज की पुस्तक है। देश में कोरोना लग गया। कोरोना में हम लोगों का कवि सम्मेलनों में आना जाना, बसें बंद, ट्रेन बंद, सब जगह आना जाना बंद, बोलना बंद, घर से निकलना बंद। हमने कहा क्या करें। मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा, नहीं सोचा नहीं कि इतिहास लिखूंगा, लेकिन भगवान की प्रेरणा हुई, ईश्वर की इच्छा हुई कि तू इतिहास लिख। अच्छा सर, इतिहास लिखने में जो आपको इस संकलन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना तो पड़ा होगा। हालत पूछो मत साहब, मैंने कैसे लिखा है। कविता लिखना भी बहुत कठिन है। यो तो मैंने कहा ना, ये सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों। कविता लिखना कठिन नहीं, बहुत आसान नहीं है, कठिन है। लेकिन उसको हम क्या है कि अपनी सुविधा से जब चाहा लिख लिया, पलंग पर पड़े हैं, बिस्तर में बैठे हैं, बात कर, हमने उसकी कल्पना करी। अब नहीं हुआ, थोड़ी देर बाद कल पंक्ति पूरी हो गई, दबाव नहीं रहता। लेकिन साहब इतिहास को ढूंढने के लिए तो मुझे गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, हर व्यक्ति से मिलना पड़ा, बुजुर्गों से मिलना पड़ा, कई लाइब्रेरियां, पुस्तकालय, कई किताबें मुझे छाननी पड़ी। और दुर्भाग्य ये रहा साहब कि यहाँ बुजुर्ग लोग भी ज़्यादा नहीं रहे, 10-5 लोगों को छोड़ करके जो कुछ बता सके। और कोई दस्तावेज नहीं थे, कोई ऐसे प्राचीन गढ़ भवन हवेलियां नहीं थी जिन पर कोई अंकित हो, कोई उस पर बीजक लगा हो, कुछ भी ऐसा नहीं था। लेकिन भगवान ने प्रेरणा दी तो मैंने कहा ईश्वर का काम है, ईश्वर पूरा कराएगा। और साहब कोरोना जब कम हुआ तो मैं इसमें उसको ढूंढने के लिए निकला इतिहास को। तो साहब मुझे सब तरह के खट्टे बुरे अनुभव आए, खट्टे मीठे अनुभव आए। मुझे सूत्र से सूत्र मिलता चला गया और मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कई तरह के मिथक चल रहे थे। जैसे कहा जाता था साहब कि खुशहाली राम और ये गंगाराम 2 भाई थे, इन्होंने इसको बसाया, खुशहालगढ़ को बसाया, पहले खुशहालगढ़ था। लेकिन जब मैंने इतिहास खोजा तो पता लगा कि खुशहाली राम और गंगाराम 2 भाई नहीं थे, ये बाबा पोते थे। अच्छा। इस मिथक को मैंने तोड़ा और मैंने उसका दस्तावेज दिया है, उनकी कहीं से पुस्तक ला करके, उसमें एक वंश वृक्ष है, वो मैंने इस किताब में दिया है। ये पुस्तक है, मैं आज जनता को इसको हमारा सभी दर्शकों से निवेदन है, एक बार जो ये गंगापुर का इतिहास जो पुस्तक लिखी है हमारे जो महान कवि है गोपीनाथ जी चर्चित साहब, तो एक बार इसको आप देखें और इसको पढ़े भी जरूर, क्योंकि इन्होंने इनकी कड़ी मेहनत इन्होंने इसमें की है लिखने में। और एक अगर बात करें तो गंगापुर का ये एक प्रथम पुस्तक होगी जो इतिहास के रूप में लिखी गई है गोपीनाथ जी चर्चित द्वारा। तो आप सभी से निवेदन है कि इसको जरूर पढ़ें और एक बार गंगापुर इतिहास के बारे में जानकारी जरूर लें। अच्छा सर, इसमें किस तरीके से आपने इसके जो संकलन है उसको किया, किस तरीके से आपने साक्ष्य जुटाए, बताऊंगा। ये प्रकरण में अभी आप लेते तो कहता, लेकिन चूंकि मुझसे कहा गया कुछ हास्य कविता है। अच्छा, हास्य कविता मैं लिखता ही हूँ, लेकिन मुझे इतिहास खोज, ये बात पुस्तक की मैं क्यों लाया, क्योंकि इतिहास खोजते खोजते मुझे गंगापुर के पुराने कवि इसमें कई मिल गए। अच्छा। जो हास्य लिखते थे और वो आशु कवि थे, तत्काल बनाते थे। इसकी जानकारी शायद ही बहुत कम लोगों को होगी, नई पीढ़ी तो जानती ही नहीं। तो इसमें एक प्रसंग आता है कि यहाँ हाथ की हाथ कवित्व बनाने वाले लोग थे। जी बिल्कुल। एक बार एक रामेद बजाज, यहाँ सब लोग पुराने लोग जानते हैं, रामेद बजाज नाम के व्यक्ति थे। वो कल्याण जी का जो मंदिर है, उन दिनों वो बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं था, छोटा ही था उसका स्वरूप। वो रोज़ वहाँ जाते थे, बगीचियाँ थी उधर, बस्ती तो थी नहीं, कॉलोनियाँ थी नहीं, वहाँ जाते, वहाँ जाकर उन्होंने अपना कुर्ता उतारा और वहाँ चबूतरे पर रख दिया और वो शौच के लिए चले गए। अच्छा। नित्य क्रिया के लिए चले गए। वो गए तो वहाँ आए तो उन्होंने देखा कल्याण जी मंदिर की एक जेंगड़ी थी। अच्छा। उस कुर्ते को खा गई और खाते खाते इतना खा गई, जब वो आए तब तक उनका थोड़ा सा हिस्सा कुर्ते का मुंह से बाहर आ रहा था। उन्होंने देखा कि मेरे अच्छा, उन दिनों साहब पैसा बड़ी मुश्किल से आता था, लोगों की गरीबी थी, एक कुर्ता बनाना बड़ा भारी। हालांकि देखो, पहले मैंने इसमें भाव भी लिखे पुराने हैं, 1 रुपये तोले सोना, आश्चर्य करोगे, एक इसमें भाव है पुराने। तो बहुत सस्ता जमाना था, लेकिन साहब वो रुपया आना भी बड़ा कठिन। हमको हमारे नाना जी जब हमारे घर आते थे 2 पैसे दिया करते थे और 2 पैसे को भी हम खर्च बड़ी मुश्किल से सोच के करते थे। तो उस कुर्ते को खा गई तो कुर्ता कितने का होगा, शायद 2 रुपये का होगा, लेकिन उनको बड़ा दुख हुआ। तो उन्होंने वहाँ पुजारी जो थे, वो पुजारी थे राम प्रताप कल्याण जी के, जो आज जो पूजा कर रहे हैं ना, उनके पड़ बाबा राम प्रताप जी, वो भी आशु कवि थे। और ये बजाज जो थे रामेद, ये भी आशु कवि थे। तो उनको साहब गुस्सा आ गया उस कुर्ते को खाने पर। तो वो कहते हैं हास्य कविता की बात, अजय जी ने हास्य कविता की बात। तो मैं प्रसंग ये ला रहा हूँ कि हास्य कविता की शुरुआत गंगापुर में कहाँ से है। देखिए, ओरिजिनल कविता उनकी मौलिक, वो कहते हैं, तत्काल बनाते हैं कि नेत्र को चाव जब उमग लगे दर्शन को, कल्याण जी के दर्शन का, नेत्र को चाव जब उमग लगे दर्शन को, परसत चरणारविंद, परसत चरणारविंद दर्शन को धाया है, अंग से उतार कुर्ता धर दीनो चौतरी पे, गया हूँ दिशा को और विलंब ना लगाया है, गया हूँ दिशा को पर विलंब ना लगाया है, बचिया तुम्हारी जाको ताको ही तब आए गई।
बचिया तुम्हारी जो ताको ही चबाए गई, कौतुक सब तेरा है, कल्याण जी से कह रहा है, कौतुक सब तेरा है, पार नहीं पाया है, और दीजे मंगाए मत कीजे अमार, अब कुर्ता तो कल्याण तेरी जेंगड़ी ने खाया है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात जय है। हो। ये हाथ की याद बनाया। अच्छा, ये उस समय के पहले हाशिका भी हुआ हाशिका करते भी होते थे। नहीं बैठे आप थे हमारे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं सर के पास बैठ करके आज ये हास्य सारी कवि, जो- मैं हास्य के प्रसंग को ला रहा हूँ, क्योंकि मेरी कविताएं तो बहुत लोगों ने सुनी है, सुनाता भी रहूंगा, यहाँ भी सुना दूंगा, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रसंग लोगों को पता नहीं है। तो अब क्या हुआ, बोलो। अब क्या हुआ कि वो जो कल्याण जी मंदिर के जो आज से तीसरी चौथी पीढ़ी पूर्व जो पुजारी थे, राम प्रताप, वो कहते हैं, हाशिका भी की शुरुआत गंगापुर में उसी समय से हो गई? हाँ उसी समय, इतने पुराने उससे टाइम भी पहले भी हो गई। अच्छा, यहाँ ख्याल लिखे जाते थे, ख्याल मंडलियां थी, हेला ख्याल हेला ख्याल, उनमें भी हास्य होता था। यहाँ बालाजी चौक पर कवित्त गायन होते थे साहब, कवित्त गायन। अच्छा। उसमें पल्ली वालों की हवेली थी ना पीछे का हिस्सा, बालाजी चौक तरफ, वहाँ कवित्त गायक बैठ जाते थे। और गोपीनाथ जी का मंदिर सामने, बीच में बालाजी का चौक, तो गोपीनाथ जी के मंदिर पर की जो ऊंची सीढ़ियां थी, पहले बड़ी यहाँ बालाजी चौक तक थी, वो तोड़ दी अब, उन पर लोग बैठ जाया करते थे ऊंचाई पर, और बिना माइक के वो कवित्त बोलते थे। उन दिनों माइक भाई कौन कैसा खर्च करे। और बालाजी चौक के जो सामने जो अब जो वो बरामदा बना है बड़ा विशाल आरसीसी का, वो नहीं था, कच्चा था उस समय, कच्चा जगड़ा था, हनुमान जी की मूर्ति और मूर्ति थी सामने, तिवारा बीच में कच्चा, वहाँ लोग बैठते। ये कब की बात होगी, किस दशक ये की सन बात है? 1941 ये 1975 तक चला है ये। अच्छा, ये जो मठ बन गया ना बालाजी के आगे, जो तिवारा बन गया है, उसके बाद ये बंद हो गया। 76 में बन गया था, गोविंद साहब जी वैद्य जी एमएलए बने थे 77 में, शायद 76 में, तब ये मठ बन गया था आगे का, और वो तब ये बंद हुआ नहीं, 41 से आरंभ हुआ। इसके कवित्त के बोलने वाले आज भी मदन दीक्षित है ना, ये कई लोग आज भी जीवित हैं। वो इस घटना को, मैंने भी कविता सुने उस जमाने में, मैं पढ़ता था 70 75 68 70, मैंने खूब सुने। उनकी आवाज ऐसी बुलंद होती थी, बिना माइक के पूरे गंगापुर तक दूर, तो रात में होते थे, देर दूर तक जाती थी, और वो तत्काल आंसू कविता बनाते। तो उनमें से ऐसा ये कविता बुलंद आवाज में दूर तक सुनते थे, लोग इकट्ठे हो जाते। आज अच्छा होते कब थे ये, जब सावन में झूले गिरते थे ना मंदिरों में, 11 से लेकर के। आयोजन होता था इनका? नहीं, बस वैसे अनौपचारिक रूप से वो उधर 2 थोक थे गंगापुर में, शुरू से 2 थोक रहे हैं, एक भूमिया पाड़ा, एक मुनीम पाड़ा। ये ऐसी चीजें हैं जो आज हमारे बच्चों को और हमारी पीढ़ियों को सीखना और जानना बहुत जरूरी है, और किसी को पता भी नहीं है। वहां से ये चीजें निकाली हैं इन्होंने, समुद्र में से वो मोती निकाले हैं, और तब उनका संकलन करके ये लिखा है हमारा गंगापुर। ये 400 पेज की किताब, ये 400। अच्छा, कुछ दर्शक पूछ रहे हैं सर मिलेगी कहाँ? ये किताब यो तो मेरे पास है, ऑनलाइन अमेजन पर भी है, और ये बाजार में, ये फवारा चौक पर ये दिनेश कुनक्टा वाले हैं, गौरव स्टेशनर्स, और दूसरे पतंजलि स्टोर, तहसील के पीछे पतंजलि स्टोर आए वहाँ है, और ये नगर पालिका पुरानी नगर बद्रीनाथ बाजार में श्री बालाजी स्टेशनर्स पर भी अच्छा, उपलब्ध है। एक चीज और मैं घोषित कर देता हूँ, आपको परसों से ये किताब न्यूज 7 राजस्थान के ऑफिस पे भी मिलेगी। जिनको चाहिए, जिनको खरीदनी है, बिल्कुल आप हमसे कहें। 400 पेज की किताब, और गंगापुर का इतिहास कैसे बना बिगड़ा, और 300 साल का, छोटा मोटा नहीं है, 300 साल का, कितने पसीने आए, कितनी मेहनत करनी भाई पड़ी। साहब मेरी कमर टूट गई, मेरे 8-8 घंटे में सीटिंग करके लिखता था। आज भी मेरे घर जो आते हैं उनको दिखाता हूँ, वो भी एक ये समझो थाती है, इतने रजिस्टर भरे पड़े हैं हाथ से लिखे हुए, उन लिख देता, नई जानकारी आती, फिर काटता, फिर दूसरा रजिस्टर लाता, फिर नई बनाता, 10 रजिस्टर, घूमते घूमते हर घर घूमा, हर गली घूमा, यहाँ तक शमशानों तक में भी गया, कुओं बावड़ी तक में गया। अच्छा, एक चीज और है, मैं चर्चा साहब मैं बीच में टोकना चाहूंगा, इतिहास को लिखना आसान नहीं है, बहुत बड़ी चुनौती रहता है कि पता नहीं कौन कहाँ कटघरे में खड़ा कर दे कि सर आपने कहाँ से लिख दिए। आप ये देखिए, आजकल विज्ञान का जमाना, हर चीज सर्च की जाती है गूगल पर, पढ़े लिखे लोग हैं, पहले की तरह नहीं है, तो आज हर चीज को बहुत सोच समझ के, सावधानी से, प्रमाण सहित, मैंने इसमें संदर्भ ग्रंथ दिए हैं, मैंने कहाँ से ये चीजें ली है, ये देखो संदर्भ ग्रंथों की सूची है, इसमें 17 ग्रंथ है जिनसे मैंने ये कलेक्ट किया है, और इसमें देखिए ये करीबन 200 चित्र हैं, ये जो प्रमाण स्वरूप। अच्छा, आपने चित्र भी डाले हैं इसमें? चित्र देखो ना आप ये, और इसमें कई तो दस्तावेजिक चित्र है, लोगों को लगा की जो पांडुलिपियां, उस समय की पांडुलिपि, और साहब आप आश्चर्य करोगे, ऐसी ऐसी शाही है, काली शाही जो कहते हैं खरल में घोंट कर बनाई, जब मैं वहां से लाया अकादमियों से, और वो आज तक भी उनकी चमक, और उनकी बाउंड्री सोने से की हुई है, सोना कितना की हुई है, और ऐसी कलम है साहब, प्रेस कुछ नहीं उसके आगे, ऐसी लिखे हुए दस्तावेज, और वो मैंने प्रमाण स्वरूप दिए हैं, जिनको ढूंढारी भाषा में जो लिपि, उर्दू में, फारसी में, ये यहाँ के कई दस्तावेज हैं जिनको मैंने उर्दू वालों से पढ़वाया, और
ढूंढारी लिपि को पढ़ने वाले आज कोई नहीं है वो भाषा, क्योंकि पहले अक्षर लिखते और माथा एक साथ बांधते तो कहाँ कटार कहाँ अलग हुआ ये पता ही नहीं लगता। उनको पढ़ने वाले राजस्थान में नहीं है, केवल अपभ्रंश अकादमी में कुछ लोग हैं जिनसे मैंने इसको पढ़वाया। और इस किताब को बड़ी मेहनत से मैंने देखी, जिसमें कम से कम 300 दुर्लभ चित्र। अब ये जो ये उस समय के चित्र हैं? अब ये देखो, हाँ उस समय देखो ना, जेठ सुदी 5 संवत 1855 का पत्र है ये। अब इसमें श्री दीवान बचना तक गंगापुर ये इस तरह के लिखा, ये चौथ माता से संबंधित ये एक दस्तावेज 1855 का चित्र है, जबकि अब चल रहा है 2080। अच्छा देखिए, एक इसमें यहाँ 6 दरवाजे हुआ करते थे नगर में प्रवेश के लिए। खुशहाली राम ने 6 दरवाजे बनाए। आज लोगों को पता ही नहीं, कहते हैं चूली दरवाजा है और उदय दरवाजा है, कुछ लोग कहते हैं सामऊ दरवाजा था, मैं कहता हूँ करौली दरवाजा था, बामनवास दरवाजा था और ये गढ़ दरवाजा। 6 दरवाजे थे यहाँ पर। और कहाँ कहाँ थे उसका मैंने विवरण। एक दरवाजे का एक पिलर आज भी मौजूद है, डॉक्टर राधेश्याम जी पाराशर है चूली दरवाजे पर, उनके बगल में पिलर बना हुआ है, मैंने इसकी फोटो दी है, ये पिलर है ये। और ये अभी भी मौजूद है। आप कभी जाइए, इसकी फोटो लेके आइए, जनता को दिखाइए। चूली दरवाजे पर खंबे का अवशेष है ये दरवाजे थे, इनमें लकड़ी के गेट थे, गोके थे, जिन पर ऊपर तो चौकीदार पुलिस होती थी राजा की और नीचे नगाड़े बजते थे। वो खुलते थे, रात को बंद हो जाते थे। चारों तरफ इस गंगापुर के चारों तरफ सुरक्षा दीवार बनी हुई थी। सुरक्षा दीवार नहीं थी, डंडा थुअर इतनी सघन और ऊंची ऊंची थी कि पशु भी नहीं घुस सकता था, आदमी की तो दूर की बात है। और उन पर चौकीदार चौकीदारी किया करते थे। ये मैंने इस तरह से इसको ढूंढ कर, रियासतकालीन व्यवस्था थी। रियासतकालीन। यहाँ देखो खुशहाली राम को, ये खुशहाली राम का चित्र ही लोगों को मालूम नहीं है। कहते हैं खुशहाली राम, कौन खुशहाली? ये चित्र मैंने पीछे कवर पेज पर, खुशहाली राम हल्दिया संस्थापक खुशहालगढ़, ये चित्र लाया हूँ कहीं से लाइब्रेरी। ये उनके छोटे भाई बिचले भाई राव बहादुर दौलत राम हल्दिया, ये मजले भाई, ये बड़े योद्धा लोग थे। ये देखो बख्शी नंदराम, इनकी योद्धाओं की फोटो, योद्धाओं की वेश में फोटो, बिल्कुल बख्शी नंदराम हल्दिया छोटे भाई। और वो खुशहाली राम के पुत्र थे राव चतुर्भुज हल्दिया, पुत्र इनको भी जागीर मिली इनके बाद में। इन दोनों भाइयों को अलग अलग जगह की जागीर थी, लेकिन खुशहाली राम को यहाँ की थी और ये फिर राव चतुर्भुज हल्दिया को मिली। और इनके बाद में इनके पौत्र मतलब राव चतुर्भुज के पुत्र गंगाराम आए, उन्होंने यहाँ की ये 4 पीढ़ी। ये गंगापुर बना, फिर नहीं ये नहीं, उससे पहले घटना और है। यहाँ सबसे पहले गुर्जर आके बसे, जो कल्याण जी मंदिर के सामने ऊंचा टीला जहाँ रहठक झूले लगते हैं ना, वो वहाँ आकर के गुर्जर आकर के बसे पहले, सबसे पहले। ये एक इतिहास में मैंने भी कई बार सुना है कि कल्याण जी मेले का इतिहास बहुत बड़ा है और गुर्जर समाज जो है उसका महत्वपूर्ण योगदान है गंगापुर सिटी को बसाने में। और आप शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि इस तरह की जो रेयर जो जानकारियां है ना, ये बहुत कम मिल पाती हैं सर, बहुत कम मिल पाती हैं। क्या बुक की प्राइस? अच्छा, प्राइस तो देखो ऐसा साहब, मेरी मेहनत 3 साल की, बीच में तो स्थिति होगी अजय जी, मैं हार्ट पेशेंट हूँ और कभी BP लो, और एक बार मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हुई। किताब लिखते लिखते मैं सोचता था बच्चों से तो क्या कहता कि ये पुस्तक कैसे पूरी होगी, मैंने लिखना जो शुरू किया और मुझे पूरी करनी है, ईश्वर की इच्छा है तो होगी। मैंने कहा, फिर भी मैंने जब मेरी हालत खराब हुई, एक रजिस्टर आज भी रखा, उसमें मैंने नोट डाल दिया था, यदि मैं किसी कारण से इस पुस्तक को नहीं लिख सकूं तो इसे प्रभाशंकर उपाध्याय हैं, सवाई माधोपुर के अच्छे लेखक हैं, वो भी देश प्रसिद्ध है, उनसे पूरी इसके सारे मैंने विवरण लिख दिया, कहाँ कहाँ क्या क्या है वो, उससे मतलब ये बड़ी मेहनत से मेरी जान है किताब। और इसमें लागत कितनी आई है, आज इस किताब को बनवाने जाओ किसी प्रकाशक से तो ये किताब 300 रुपए से कम में नहीं बनेगी। मतलब वो लेगा प्रकाशक 3,000 रुपए तो वो लेगा, मतलब 3 लाख रुपए 1,000 के वो लेगा। फिर कागज, रजिस्टर, मैंने गाँव और जागाओं से जानकारी ली है, उनको ही पोथी खोलने के पैसे देने पड़े। मैंने कई RTI लगाई, RTI से पता चला यहाँ का पहला MP कौन, किसी को पता ही नहीं, कोई किसी को बताए, पहला MLA कौन, किसी को पता ही नहीं, कोई किसको, कई पुराने लोग रहे नहीं। और आश्चर्य करोगे, सन 1952 के पहले चुनाव में गंगापुर के 3 व्यक्ति MLA थे, 3 व्यक्ति एक साथ MLA। गंगापुर विधानसभा क्षेत्र नहीं था, हिंडौन के अंतर्गत था, हिंडौन से सेठ रिदिचंद पल्लीवाल, और हिंडौन से गंगापुर विधानसभा सीट ही नहीं थी, ये मैंने RTI से लिया है। और हिंडौन जनरल और SC 2 सीटें थी, तो यहाँ से छंगाराम बैरवा, कहाँ से? गंगापुर सिटी के छंगाराम बैरवा, जो उस समय मकान बनाने का काम करते, उनके तो अपन ये कह सकते हैं कि गंगापुर सिटी के पहले विधायक कौन थे?
रिद्धि चंद पल्लीवाल। नहीं, अभी आप बोल रहे हैं हिंडौन। मैं हिंडौन गंगापुर के नहीं, वो हिंडौन के अंतर्गत था। ठीक है। तो वो रिद्धि चंद पल्लीवाल वहां से जनरल से लड़े और एससी से छंगाराम बैरवा, जो रामजी लाल जी रीडर रहे या एसडीओ कोर्ट, वो आज चूड़ी दरवाजे पर रहते हैं, उधर रहते हैं अस्पताल के सामने गांधी कॉलोनी। उनके संजय उनके पिताजी थे, वो भी बड़े। अच्छा। हाँ, वो एमएलए एससी से थे। और श्यामलाल जी गोयल वकील, ये मकान है उनका राघव जी के, वो भी यहाँ से, वो भी एमएलए थे, लेकिन वो नादौती विधानसभा सीट थी उस समय, वहां से थे, वहां से थे। तो 3 एमएलए थे। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एक था ये? नहीं, नादौती विधानसभा अलग थी। हाँ, लेकिन और हिंडौन में 2 थे, तो दोनों यहाँ के बन, तो 3 गंगापुर के व्यक्ति एमएलए बन गए थे। और सांसद कौन था यहाँ का, किसी को पता ही नहीं। आप आश्चर्य करोगे, देश आजाद हुआ, नेहरू जी का जलवा था और बहुमत से सरकार बनी थी कांग्रेस की, नेहरू जी के प्रभाव के कारण। और पार्टियां तो उस समय थी नहीं, कांग्रेस ही थी। और जनसंघ तो बहुत बाद में बनी है। बिल्कुल। तो उसके बावजूद भी गंगापुर से यहाँ सवाई माधोपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी कैसी थी, भरतपुर माधोपुर कॉन्स्टिट्यूंसी 52 में, और माधोपुर जयपुर। अच्छा। माधोपुर जयपुर, माधोपुर भरतपुर, इस तरह से कॉन्स्टिट्यूंसी थी। और यहाँ पर 2 सीट थी यहाँ की, माधोपुर भरतपुर की 2 थी, एक एससी की, एक जनरल की। तो जनरल से निर्दलीय उम्मीदवार भरतपुर के राजा के भाई बच्चू सिंह चुनाव लड़े और वो यहाँ से जीते। पहले सांसद बच्चू सिंह जी। बच्चू सिंह ये जी, ध्यान रखना और नोट कर लेना इन आश्चर्य चीजों को। करोगे, नगर परिषद में जब मैं गया और पुराने यहाँ के लोगों से पूछा, आज मैं लिखा हुआ है 1953 से बोर्ड शुरू होता है और पहला चेयरमैन लिख रखा है गुलाब चंद पल्लीवाल। 9 प्रमाण देता हूँ और लिख दो इस किताब के आधार पर। बोर्ड से मैंने कह दिया, शिवरतन जी जो सभापति हैं, बदल दो इसको, इस किताब के आधार पर लिखो। मैं आरटीआई लाया हूँ, उसमें लिखा है कि पहला बोर्ड 1944 में गठित हुआ था, रियासत काल में, आजादी से पहले ही? आजादी से पहले रियासत काल में यह बोर्ड बना था। 11 वार्ड थे। अच्छा। और पहला चेयरमैन था यहाँ का शेठ बंसीधर श्रीमाल। सेठ बंसीधर श्रीमाल, ये पहले चेयरमैन थे 1944 में गंगापुर सिटी में। लिख दो इस किताब, आरटीआई है मेरे पास, मैंने आरटीआई का हवाला दिया है इस किताब में। वो पहले चेयरमैन थे, उस 11 वार्ड थे। उसके बाद में चुनावों की प्रक्रिया शुरू हुई है और कब कैसे किन परिस्थितियों में कौन कौन लड़ा, क्या क्या बने, वो सारा मैंने हवाला अब तक का यहाँ दिया है, राजनीति का भी और इसका भी। तो और यहाँ पहले एमएलसी 1945 में सेठ रामचंद्र पल्लीवाल, रिद्धि चंद्र पल्लीवाल के पिता पहले एमएलसी थे 1945 में रियासत काल में। यहाँ प्रजामंडल आंदोलन चला था। आज ये जागीरदारों से मुक्ति, उनके अत्याचार होते थे सर, व्यास की उसमें हाँ देखरेख में। हाँ, तो इतना आतंक होता था जागीरदारों का किसानों पर, हंटर मार मार के काट होता था जिसमें शिकंजा होता, पैर डाल दिया, ताला लगा दिया, वो खड़ा है, न बैठ सकता, पैर मुड़े नहीं, धूप में खड़ा है, भूखा प्यासा, हंटर लगा, वसूली लाओ, भेज की वसूली लाओ। उन अत्याचारों से कोई निकल जाता, मतलब जूती पैर। गुलामी का वो दौर भी गंगापुर ने देखा है? गंगापुर में, अरे इसमें एक उदाहरण है, एक यहाँ के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति ने राजा मान सिंह, सवाई राजा मान सिंह को सिर्फ मान सिंह राजा कह दिया, उसको पकड़ करके ठूस दिया गया जेल में। यहाँ की उसका नाम है इसके अंदर। अच्छा। हाँ, ये तो पैरों में जूती पहन के नहीं चल सकते बड़े आदमियों के सामने, पैरों में जूती पहन के औरतें नहीं निकलती थी, खाट पे नहीं बैठ सकते थे बड़े आदमियों के सामने, हुक्का नहीं। ये 47 की पहले की बात है? पहले की रियासत काल की, छतरी लगा के नहीं चल सकते थे। ये स्थिति आती। उनसे निपटने के लिए प्रजामंडल आंदोलन चला और आश्चर्य करोगे 39-40 में जब आंदोलन चला, यहाँ जब लाठियां अंग्रेजों की पुलिस की बरसी ना, यहाँ से चूली दरवाजे से लेकर और चौपाट से चूली गेट तक गए। और ये थाना नहीं था पहले, ये थाना पुलिस चौकी वाला रियासत कालीन थाना है, ये 1942 में बना ये थाना था। हाँ, ये 1942 में बना है। उससे पहले वो थाना था जो आज चौकी है ना, कैलाश साकिज वाली। हाँ, वो थाना था रियासत कालीन। 1927 का थाना है वो भी मैंने इतिहास तो दिया। इससे पहले तो वो है हमारा, वो ही है 1927 में बना था वो। अच्छा, वो थाना एक नंबर एक स्कूल का इतिहास है, हायर सेकेंडरी का भी बड़ा लंबा। तो मैं ये कह रहा था कि अब वो उसमें 2 व्यक्ति यहाँ के शहीद हुए उस आंदोलन में, किसी को पता नहीं है, उस पुलिस की लाठी से 2 व्यक्ति शहीद हुए। मुझे अफसोस दुख इस बात का है कि आज उन शहीदों को कोई याद नहीं करता जो लाठी खाकर शहीद हो गए। मैंने कहा था एक बार यहाँ विधायक महोदय से, जो पुरानी विधायक हैं हमारे मान सिंह जी से, कि आप आश्चर्य करोगे, आप कभी गए हो, जनता को पता नहीं है, पंचायत समिति में शहीदों का स्मारक लगा हुआ है, किसी ने देखा है क्या? एक स्मारक है, पंचायत समिति SBI बैंक थी, उसके आगे जाना अब भी। हाँ, बिल्कुल। वो जमीन लेवल में आ गया है। मैंने कहा इसको ऊंचा उठाओ, चबूतरा बनाओ, इसी स्मारक को ऊंचे पर बनाओ और एक स्मारक और लगाओ जो 2 शहीद हुए उनके भी नाम लिखो, और हर वर्ष जब ये शहीद दिवस के दिन उन पर भी पुष्पमाला अर्पित करो। हाँ, बिल्कुल, जिन्होंने तो हमारे शहर के लिए। आपने मिडिल स्कूल की बात कही, मैंने प्राचीन शिक्षा वो कौन थे 2 शहीद?
वो थे साहब, एक तो थे हमारे, इनमें नाम आता है ये रामसाय जी श्रीमाल, ये जो मैंने बंशीधर श्रीमाल का नाम लिया, उनके पुत्र थे। उस बंशीधर जी भी स्वतंत्रता सेनानी थे। अच्छा। और इसमें कई स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका सबका नाम है बुद्धाराम, सोनीराम, देवी स्टोर वाले देवीलाल हलवाई, अच्छा। देवीलाल गोयल जो हलवाई, देवी स्टोर, वो भी बहुत सारे नाम है इसमें। रामजी लाल जी दली लकड़ी, वैद्य रामेश लाल, बहुत सारे नाम है इसमें। तो वो एक तो थे रामसाय श्रीमाल, वो शहीद हो गए कम उम्र में ही। उनके बेटे, लाठियां पड़ी थी उनकी, लाठियां पड़ी। और वो राधेश्याम जी अकाउंटेंट जैन, वो अभी 2 साल पहले खत्म, साल भर पहले खत्म हुए हैं। उनके पुत्र थे राधेश्याम जी, वो 6 वर्ष की उम्र के थे उस समय। हाँ, राधेश्याम जी से मैं मिला हूँ, और वो थे। और एक थे बद्री प्रसाद ठाकुरिया, जो बद्रीनाथ जी का मंदिर है उसके पीछे लगी हुई दीवार पर उनका मकान था, वो भी इसमें शहीद हो गए। 2 व्यक्ति शहीद हुए। जहाँ तक गंगापुर प्रजामंडल वाला आंदोलन था, था, जिसका गवाह बना था गंगापुर, और 2 व्यक्तियों ने शहादत दी थी। पता नहीं है लोगों को। पता नहीं। मिडिल स्कूल की जहाँ तक बात है, मैंने गंगापुर की प्राचीन व्यवस्था, जब सरकारी स्कूल नहीं थे, कैसे विद्या होती थी, मैंने वो सब इसमें हवाला दिया। कौन पढ़ाते थे, कैसे पढ़ाते थे, कक्कोरी, केवरियो, कग्गो, गटूनो, ये सब मैंने इसमें लिखा है सारी बातें। अच्छा, वो उस समय का जो दौर था, वो वाकई में बहुत खूबसूरत था, बहुत बढ़िया था। लोग तो कहते हैं बोले हम सस्ते में भी, बोले 4 रुपए महीने तनख्वाह मिलती थी मास्टर को, उसमें भी सुखी थे। ये स्थिति थी। तो अब ये स्कूल जो है 1899 का है, ये मिडिल स्कूल रियासत का। हाँ, ये 1800 रियासत ने उस साल 10 मिडिल स्कूल बनाए थे अंग्रेजी माध्यम के, उनमें ही गंगापुर, पूरे जयपुर रियासत में 10 बनाए थे, उनमें गंगापुर है इंग्लिश मीडियम का था। ये पहला स्कूल है। उसके बाद में ये मिडिल प्राइमरी हुआ, फिर मिडिल हुआ, और ये जो हायर सेकेंडरी स्कूल है ना, ये उसी का रेज हुआ स्कूल है। ये वहीं से उन्नत करके, हाँ, उसी को क्रमोन्नत करके यहाँ भेजा, वहाँ मिडिल रह गया, यहाँ हायर सेकेंडरी हो गया। ये अच्छा, एक इतिहास में एक चीज और आती है अपने गंगापुर की। अच्छा, आप लोग शेयर करते चलना, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये चीजें आपको बार बार देखने और सुनने को नहीं मिलेंगी। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। रेलवे स्कूल के बारे में कहते हैं कि साहब यहाँ मदन मोहन मालवीय जी या शायद यहाँ सिर्फ दीनदयाल उपाध्याय, हाँ, दीनदयाल उपाध्याय जी, उनके SR नंबर हैं, और 1911 का एक वर्णन मिलता है, तो उसके बारे में जानकारी। वो दीनदयाल जी उपाध्याय का इसमें उल्लेख है। वो दीनदयाल जी उपाध्याय जब 7 वर्ष के थे, वो उनकी माँ, उनके पिताजी खत्म हो गए, वो अपने नाना थे अजमेर में, वहाँ रेलवे स्टेशन पर उनको स्टेशन मास्टर थे, वहाँ लेकर के आई। वहाँ नाना भी खत्म हो गए। उसके बाद में वो यहाँ उनके मामा थे गंगापुर में। ये जो GRP का ऑफिस है ना, जहाँ लॉबी गार्ड, इसके पीछे जो क्वार्टर आज भी हैं, उनमें वो उनके मामा रहते थे, शुक्ला जी। उसमें उनको लेकर के आ गई। उन्होंने रेलवे स्कूल में उनको पहली प्राइमरी में भर्ती कराया। यहाँ आज भी उनका बोर्ड पर नाम लिखा हुआ है, SR नंबर भी है, SR नंबर मैं लेके भी आया हूँ, इसमें सारा मैंने दिया है। और वो आज भी स्कूल के छात्र और अध्यापक उन पर गर्व करते हैं कि ये हमारे यहाँ पढ़े थे, दीनदयाल उपाध्याय जी। आप आश्चर्य करेंगे कि खीरमोहन किसने बनाया। सारे लोग लिखते हैं कि कहते हैं साहब हबू हलवाई ने बनाया, लेकिन वो नहीं है। हबू हलवाई नहीं बनाया। किसने बनाया, ये रहस्य इस पुस्तक में है। कहाँ से आया, कौन लाया, किसने बनाया, बाद में हबू हलवाई ने कैसे अपनाया, कैसे उसको हबू हलवाई का नाम मिला, वो भी इसका। यहाँ स्वामी दयानंद सरस्वती आए थे। हाँ, ये भी कहीं सुनने को मिलता है। की बात किसी को पता नहीं। महात्मा गांधी यहाँ आए थे, लाल बहादुर शास्त्री यहाँ आए थे, यहाँ पर सरदार पटेल की सभा गंगापुर में हुई है यहाँ पर। ये सारा इतिहास मैंने इस पुस्तक के अंदर दिया है। तो बात ये हास्य कवियों की चल रही थी, वहां से हम घूम गए। नहीं, दर्शक कुछ पूछ रहे थे कि सब इसकी कीमत क्या रही। कीमत की बात ऐसी जो हाँ वो बात चल रही थी, बड़ी मेहनत से बना। पहले तो इसकी सबसे बड़ी कीमत मेरी मेहनत है। उसको देखें, 400 पेज देखें, कागज देखें, टाइप देखें, आज के महंगाई की जमाना देखें, तो भी तो भी इसकी कीमत 800 रुपये होनी चाहिए थी किसी प्रकार। लेकिन मैंने प्रकाशक से कह दिया गंगापुर के हर व्यक्ति को आसानी से मिल जाए, इसकी कीमत आप 500 रुपये रखिए। वो तो इसको चूंकि अपने हिसाब से बेचते हैं, सब जगह भेजते हैं, वो भेज भी रहे हैं। मैंने 500 रुपये इसकी कीमत रखवाई, लेकिन मैं इसको 300 रुपये में दे रहा हूँ, और ये बाजार में भी 300 रुपये में मिल रही है। इतना 300 रुपये में। हाँ, बिल्कुल, एक कवि की मेहनत और गंगापुर का इतिहास आपको मिल रहा है। मैं ये कह रहा हूं सर कि बहुत कम कीमत है। गंगापुर के इतिहास के मुकाबले इसकी कीमत कोई मायने नहीं रखती, कोई मायने नहीं रखती है। और
जो मेहनत इन्होंने की है, क्योंकि मुझे मालूम है, मैं बीच में भी जब सर से मिला था तो उन्होंने मुझसे कही थी कि अजय जी जहां जहां भी मुझे ऐसा लगे कि मुझे आपकी जरूरत है तो बिल्कुल मैं आपकी मदद लूंगा, और आज उन सारी चीजों का इन्होंने संकलन किया मैं है। बात कह रहा था, राजा मान सिंह यहाँ आए, सर मिर्जा इस्माइल ने ये बसाया गंगापुर रोड, हाँ, जो आज इनके नाम से हम वो जानते हैं। यहाँ आए थे। मिर्जा और ये जो इस्माइल। आज पंचायत समिति, अस्पताल, ये जो आपका रेस्ट हाउस, ये जजी वगैरह थाना, ये मिर्जा इस्माइल के चिन्हित किए स्थान थे। उन्होंने गंगापुर को, जो हाँ, गंगापुर वो बड़े आर्किटेक्ट थे, हाँ, बड़े तगड़े। जो 6 दरवाजों के भीतर था गंगापुर, पहले देवी स्टोर के चौराहे था, आगे जंगल थे, खेत थे, आने में डर लगता था। ये जामा मस्जिद है, उसके आगे डर लगता था। ये सब इन्होंने चिन्हित किए, ये अस्पताल, ये सब उन्होंने बनवाए, तो वो यहाँ आए थे। तो अच्छा, रेलवे तो 1905 में बनी, 1905 में बनी रेलवे का शुरू हो गया था। हाँ, 1905 देखिए, अछनेरा से, आगरा से अछनेरा होकर भरतपुर लाइन आई और दिल्ली से बॉम्बे लाइन गई, अच्छा। मुंबई लाइन गई। तो ये लाइन चल रही थी। तो देवी स्टोर वाले जो देवी प्रसाद जी गोयल थे, वो अछनेरा के रहने वाले थे। अच्छा। उसका मैंने इतिहास लिखा, देवी लाल जी कैसे यहाँ पर आए। वो आए और वो लाइन पर जो मिट्टी डल रही थी उसमें शामिल होते 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 यहाँ गए। लेकिन वो बहुत बुद्धिमान थे, व्यवहार कुशल थे और बहुत अच्छे सज्जन आदमी थे। अंग्रेज जो ठेकेदार थे, इंजीनियर थे, उनसे उनके अच्छे संबंध हो गए थे उनके व्यवहार के कारण, और वो कुछ अंग्रेजी के शब्द बोलना सीख गए थे। तो उन्होंने कहा अंग्रेजों ने कि बाबा तुम हमको नाश्ता पानी का इंतजाम करेगा क्या। अब उन्होंने कहा कि अब उनको तो मजदूर जो लोकल थे वो तो घर चले जाते, उनको तो चाहिए चाय। तो उनको ये काम दिया कि आप हमको खाना नाश्ता, वो बास के गांवों से कच्चा सामान लाते और ट्रैक पर ही बैठकर पेड़ की छाया में कोई चद्दर तान के उनको खाना बनाते, पूड़ी सब्जी रोटी, उनको नाश्ता वाश्ता वो कराते थे। तब ये वो वहाँ से चले, वहाँ आते आते देवीलाल जी यहाँ आ गए और यहाँ उन्होंने बहुत पहले तो हलवाई का काम किया, पूरी रेलवे पे ठेका भी लिया, रेलवे कॉन्ट्रैक्ट लिया, मिठाई का, पूरी सब्जी का, कई जगह किराए से रहे। बाद में देवी स्टोर बनाया और देवी स्टोर रेलवे वालों ने ही बनवाया, रेलवे के अधिकारी, कि हमारे लायक सामान यहाँ नहीं मिलता है। गंगापुर बहुत छोटी जगह, हमारे उपयोग का सामान हम दिल्ली से, बॉम्बे से, रेलवे ड्राइवरों से, गार्डों से मंगवाते हैं, आप ऐसा स्टोर खोलो। तो उन्होंने कुछ लोगों की मदद से सहायता, आर्थिक सहायता लेकर ये स्टोर खोला। ये भी एक इतिहास है यहाँ का। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा सरसी साहब, हर नाम के पीछे भी कोई कहानी होती है ना। आज हमारे बहुत सारे गांवों के नाम ऐसे हैं, बहुत सारे क्षेत्रों के नाम ऐसे हैं जिनके पीछे हम ये सोचते हैं यार इसका इतिहास क्या रहा होगा। जैसे आप कह रहे हैं गंगापुर का है, पहले कुशालगढ़ था, फिर बाद में गंगाराम जी की वजह से या गंगा माता मंदिर की वजह से इसका नाम गंगापुर सिटी हो गया। आसपास के किसी गांव का कोई ऐसा है? नहीं, देखो यहाँ मैं बात कह रहा था, उदयी जो कला है ना, उदयी कला, बड़ी उदयी, ये आप आश्चर्य की बात करोगे, नई पीढ़ी को और पुरानी पीढ़ी को, गंगापुर था ही नहीं। गंगापुर नाम का कोई बस्ती यहाँ थी ही नहीं, बिल्कुल नहीं थी। यहाँ उदयी परगना था और ये नामनेर है। ये जो केरीज के सामने शमशान मस्जिद, नामनेर मस्जिद और नामनेर कब्र, ये नामनेर गद्दी थे। ये मुसलमान गद्दी थे जिनके 10-15 घर थे। बस उदयी परगना के अंतर्गत ये बस्ती थी गंगापुर के नाम पर। गंगापुर था ही नहीं। पूरे बस्ती में नहर, नदी, नाले, झंकार, झाड़, पेड़ ये खड़े थे, बड़े बड़े झेरे ये थे यहाँ पर। झेरे तलाई तो खूब थे, अभी भी 2-4 तलाइयाँ हैं। ये नरसिंह की तलाई बंद हो गई, अब जब तक थी नरसिंह मंदिर के सामने। ये गढ़ के पीछे तलाई थी, जहाँ ये कुशाल लेक बन रही, वहाँ तलाई थी, वो अब बंद हो गई। ये चूली दरवाजे पे तलाई थी। कई ये जो जैन मंदिर के सामने ऐसी तलाई थी कि भैंसें रहती थी गुजरों की। अच्छा, ये ऐसे ऐसे गड्ढे थे यहाँ। तो ये नामनेर का जो ये है ना, ये नामनेर था परगना के अंदर, उदयी परगने के अंदर। और उदयी परगना ये जो नई मंडी बनी है, यहाँ से लेकर के लोको तक सीधी पट्टी खींचो तो ये नामनेर का एरिया है। ये नामनेर का एरिया, ये गंगापुर था ही नहीं। और गंगापुर में सबसे पहले गुजर आके बसे, बल्लू गुजर, बाबा बल्लू गुजर है, जिसका मैंने जागाओं से इतिहास लिया। वो अपनी भैंसों को लेकर के, वो बड़ा जुझारू और योद्धा व्यक्ति था। वो कई जगह रहता रहा था, यहाँ आया और इस गांव का नाम रखा। सबसे पहले इस ढाणी का नाम रखा उन्होंने, जो ढाणी वो थी घुड़गियों की ढाणी। सबसे पहला नाम गंगापुर का था घुड़गियों की ढाणी। ये घुड़गियों की ढाणी, ये जागाओं की पोथी से निकला हुआ एक इतिहास है कि गंगापुर सिटी का नाम गंगापुर से पहले अगर कुछ रखा गया था तो वो गुजरों के और बल्लू गुजर जो सबसे पहले यहाँ आए, उसके बाद इसका नाम ये नाम रखा गया। उन्होंने बसाया। और उसके 10 साल पीछे यहाँ खुशहाली राम जी को जागीर मिल गई। खुशहाली राम जी ने खुशहालगढ़ बसाया। इसमें धुंदेश्वर का भी इतिहास है। तो इस पुस्तक को
आप पढ़ें, अपनी पीढ़ियों को पढ़ाएं। ये पुस्तक मैंने लिया, जिस दिन से लॉन्च हुई है ना, उस दिन से ये खूब जारी है, लोग ले जा रहे हैं। और मुझे इसका दूसरा संस्करण भी छपाना पड़ेगा आप लोगों के आशीर्वाद से। सेकंड एडिशन लाना पड़ेगा आपको। हाँ, लाना पड़ेगा, क्योंकि आप गंगापुर के इतिहास को 400 पन्नों में नहीं समेट सकते, शायद आपको भी कहीं ना कहीं अनुभव हुआ होगा। नहीं, वो मैंने कुछ चीजें इसलिए विस्तार भय से छोड़ दी, हालांकि मैंने बहुत कुछ ले लिया। फिर इसको कितना बढ़ाता, 400 के 450, 500 करता, लोगों पे खर्चा बढ़ता है, लोग इसको ही खरीद ले। वैसे देखी जाए तो इसकी कीमत कोई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेहनत और इसकी लागत को देखते हुए तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसको पढ़े। तो अपन उस हास्य कविता पे आए। बिल्कुल, अब हम हास्य कविता पर आते हैं। आपको हंसाते गुदगुदाते हुए ही हम इस कार्यक्रम को खत्म करेंगे। और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार जरूर करना। एक बार फिर हमारे साथ में चर्चित जी होंगे, जब इस पर और विस्तार से हम जानकारी लेंगे। देखिए, सभी राष्ट्रवान पत्रिका, दैनिक सब में इसकी समीक्षा छप गई है, आज के अखबारों में भी, हाँ, पहले भी है। तो वो कहते हैं कि वो रामित बजाज ने कहा कि मेरा कुर्ता कल्याण तेरी जेंगड़ी ने खाया है। हाँ। तो पंडित राम प्रताप जो उसके पुजारी थे, वो भी वो जवाब देते हैं, हे रे हरि भगत तू ठगत फिरे जगत को। भगत को कह रहे हैं उसको, हे रे हरि भगत तू ठगत फिरे जगत को, धीला को कुर्ता वाकू अनमोल बताया है। वाकू अनमोल बताया है, कुर्ता तो रख दी न और कहीं जाए तेने, कल्याण जी की बछिया को दोष क्यों लगाया। कल्याण जी की बछिया को दोष क्यों लगाया है, ठाठ से बछिया को राखे कल्याण धनी। क्या कमी है, ठाठ से बछिया को राखे कल्याण धनी, खाबे को क्या तेरा कुर्ता ही पाया है, अरे और कहीं जाके ढूंढ मनवा ले नया, और बिरथाई बछिया को दोष क्यों लगाया। तो फिर रामित बजाज जवाब देते हैं, वो आशु कवि तत्काल बन रही है। चोरन में चोर बड़ो, कल्याण जी से कह रहे हैं। अच्छा, हाँ, भगत का प्रेम देखो, समर्पण देखो, जब लगाव अपना हो जाता है तो वो कुछ भी कह सकता है, हक रहता है उसका। हाँ, दोस्ती जब हो जाती है ना, प्रेम, तो तू भी कह दिया जाता है, हाँ, है ना। बिल्कुल। तो चोरन में चोर बड़ो, चतुराई में साय, मतलब चतुर, चतुराई में साय बड़ो, लंपट है बड़ो, बड़ा ही कहाया है, ग्रंथन में वेद बड़ो, देवन में देव बड़ो, लोकन में सुयश यश तेरा ही गाया है। लोकन में सुयश यश तेरा ही गाया है, दीन हूँ भिखारी हूँ चाकर हूँ तिहारो ही। दीन हूँ, कल्याण जी से कह रहा है, दीन हूँ भिखारी हूँ चाकर हूँ तिहारो ही, वृथा क्यों गरीब रामेत को सताया है, दीजिए मंगाए मत कीजिए विलंबनाथ, कुर्ता तो कल्याण तेरी जेंगड़ी ने खाया है। वो अपनी बात पे टिके रहे, देखा उसने आंखों से। हाँ। तो इस तरह के यहाँ के हास्य रस के कवि थे, ख्यालों के दंगल होते। दो थोक थे साहब यहाँ, एक भौमिया पाड़ा, एक मुनीम पाड़ा, दोनों आज भी है। अब अच्छा देखो, अगर आश्चर्य की बात है, इसमें लिखे मिलेगा आपको, पुराने लोगों को पता नहीं है कितने पाड़े थे। किसी को पता है चाकर पाड़ा था? किसी को पता है? चाकर पाड़ा था, जो यहाँ जागीरदारों की चाकरी करते थे। उनके घोड़े हाथी, उनके घोड़े और ऊंटों को संभालते थे। ये जो संजय कॉलोनी, ये ना अस्पताल, यहाँ ये पहले चाकर पाड़ा था। अच्छा, यहाँ बटवाड़ पाड़ा है। बटवाड़ मस्जिद के पीछे कुछ मुसलमानों के घर हैं, अब भी हैं कुछ घर, एक आध घर, वो बटवाड़ कहलाते थे। वो बटवाड़ पाड़ा, ये नगर पालिका के टाउन सर्वे रजिस्टर में है रिकॉर्ड, वहां से लिया है मैंने। तो बटवाड़ पाड़ा, वो मुसलमान थे, वो नाज का बटवाड़ा करते थे खेतों में तोल करके। ठीक है, वो बटवाड़ पाड़ा था। उसके बदले उनको हाँ, मिला करती थी। यहाँ कुंड पाड़ा था। ये कुंड था पहले, जहाँ ये ना ये चूड़े बनाने वाले जो लखेरा बाजार है, लखेरा बाजार की जो चौथ माता मंदिर है पीछे, उसके बीच में जो जगह है वो कुंड था। अच्छा, कुंड था, सीढ़ियाँ, तो वो कुंड मैंने देखा है, लेकिन मैंने उसको मिट्टी से भरा देखा है। उसका इतिहास ये है, जिस दिन गांधी जी की हत्या हुई 30 जनवरी 1948 को, उस दिन शोक छा गया पूरे देश में। गंगापुर में भी लोगों ने बाजार बंद कर दिया और अपने दुकानों के आगे बैठे थे। बस्ती ज्यादा बड़ी नहीं थी उस समय। अच्छा, दुकानें, 48 में, हाँ, जब दुकानें बहुत कम थी, लेकिन जितनी भी थी लोगों ने बंद करके शोक मना रहे थे। तो यहाँ एक हजारी लाल जी चौबे, ये जयपुर गोल्डन वाले हैं, हाँ, इनके परिवार में थे, उनके वो थे, उनका नाम है इसमें, देखो नाम याद नहीं आ रहा, इसमें है। वो बड़े जुनूनी किस्म के व्यक्ति, वो नाटक कंपनी चलाते थे उस जमाने में 1948 के बाद। उस समय थिएटर चला करते थे। नहीं, थिएटर, यहाँ सिनेमा का भी इतिहास है इसमें। सिनेमा यहाँ कब आए, बिजली कब आई, क्या सारा इतिहास है। तो वो जो साहब यहाँ पर मास्टर, नाटक के मास्टर थे, तो वो नाटक कंपनी चला, उनके पोस्टर लगे रहते थे। मुझे रामजी लाल जी अमरगढ़िया ने बताया, ये जानकारी जिनसे ली उनके भी नाम है इसमें। हाँ, बिल्कुल। तो उनको बड़ा क्रोध आया कि ये कुंड है, बड़ा उपयोगी है, बीच बाजार में कुंड, और सीढ़ियाँ थी नीचे जाने की, शिवालय और हनुमान जी के मंदिर थे, बाहर दुकानें थी। ये कुंड सूख गया, उस समय सूख गया, तो उन्होंने हड़ताल कर दी उस गांधी जी की जिस दिन हत्या हुई ना, शोक, उसी दिन हड़ताल, चौपड़ पे बैठ गए, वो आसन लगा, मैं कहा इस कुंड को साफ करवाओ सब। तो जो उनकी, अब लोग फ्री थे उस दिन, तो उन्होंने कहा अच्छा इन्होंने हड़ताल ही कर दी, तो चलो फावड़े और पहले परात, तो छीतरी ले ली, छीतरी लेके परात ले कुंड को खोदना शुरू किया। उसमें इतनी मट्टी निकली, चौपड़ ला
कच्चा था पहले सारा बाजार, चौपड़ पे ढेर कर दिया, बिछा दिया उस मिट्टी को, और उसमें पानी आ गया, इस कुंड में पानी आ गया। तब जाकर लोगों को हर्ष हुआ। और उसके बाद में जब गांधी जी का तीसरा दिन तिया हुआ, गंगापुर के सैकड़ों लोग, खास तौर से प्रजामंडल के लोग, उनमें आज भी हैं लोग, ये बद्री प्रसाद जी जज साहब यहीं रहते हैं, आपके अपन जहाँ बैठे हैं ना, सिंधी कॉलोनी का, ये और कई लोग, हमारे शिवचरण जी RAS से रिटायर्ड, किशनलाल जी वकील के छोटे भाई, मैंने उनके भी नाम दिए। यहाँ का पहला RAS कौन, पहला IAS कौन, पहला तहसीलदार कौन, पहला मास्टर कौन, पहला डॉक्टर कौन, पहला थाना, गंगापुर से जो निकले उनके भी नाम है, कैसे कैसे। तो शिवचरण जी RAS रिटायर्ड, आज भी 94 साल के, मैं उनसे मिला हूँ वहाँ जाकर के, तो उन्होंने बताया। तो गांधी जी का तीसरे के दिन सैकड़ों लोग गए, नहर भरी रहती थी पवित्र और साफ पानी से, वहाँ जाके सबने बाल दिए, अपने गांधी जी को श्रद्धांजलि दी, तर्पण किया। ये इस किताब में सारी घटनाएं मौजूद है। ये विचित्र और अद्भुत किताब है साहब, संग्रहणीय किताब है। मेरा आग्रह है, इसको यदि पढ़ोगे तो मेरा लेखन भी सार्थक होगा और गंगापुर के बारे में आप जानोगे। इस पर तो कई विद्यार्थी शोध करेंगे, आप देखना आगे जाकर। चलिए, एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक कवि ने कुछ सोचा, कुछ मन में आया उसके कि जिस सरजमी में मैं पैदा हुआ हूं, कम से कम उस सरजमी के बारे में कुछ तो मैं सोचूं। पूरा इतिहास खंगाला, जानकारियां जुटाई। इतना आसान नहीं होता सर, हमको एक RTI लगाने में जोर आता है, लेकिन आप सोचो इन्होंने कितनी मेहनत की होगी, और तब जाकर के ऑथेंटिक खबर, प्रामाणिक चीजें, तथ्यों के आधार पर जानकारी जुटाई और उन सब का संकलन अपनी इस किताब में किया। और क्योंकि मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे दर्शक कह रहे हैं कि सर बहुत लंबा हो गया, आज का लेट हो गया, लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं, हमारे साथ कवि गोपीनाथ चर्चित बने रहेंगे। अगले एपिसोड में भी हम ये प्रयास करेंगे और फिर गंगापुर के इतिहास के बारे में तमाम जानकारी आपको जरूर देते रहेंगे। और हाँ, एक बार फिर से मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि ये जो किताब है हमारा गंगापुर, इसे अपने जहन में बसा लीजिए आप। हमारा गंगापुर कल ही जाकर के आप पब्लिकेशन से या मार्केट से इसे खरीदिए, और ये मात्र 300 रुपये में है। 300 रुपये में आपको ये किताब मिल रही है। और अगर आपको कहीं भी इस किताब की आवश्यकता पड़े तो बेझिझक मेरे कॉल नंबर पर आप फोन करें, और ये किताब आपको न्यूज़ 7 राजस्थान के द्वारा भी उपलब्ध करवाई जाएगी, 100% करवाई जाएगी। तो बिल्कुल अपनी सरजमी से जुड़े हुए अपने इतिहास को जरूर जाने सर, अपने बुजुर्गों के बारे में, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, और हमारा जो इतिहास है, बहुत पढ़ लिया मुगलों का और अंग्रेजों का इतिहास, कम से कम उस इतिहास को जरूर टटोलें जो सीधा हमसे जुड़ा हुआ है। और मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है सभी दर्शकों से कि हो सकता है मैं मनुष्य हूँ, मुझसे भूल हुई हो, किस किताब लिखने में भूल हो जाती है। ज्ञान अथाह है साहब, ज्ञान की कोई सीमा नहीं, और मनुष्य की तो साहब सोचने की, देखने की सीमा है। हो सकता है मुझसे भी ज्यादा बढ़िया लिखने वाले आगे भविष्य में आवे, उनके लिए तो आधार ग्रंथ का काम करेगा। लेकिन इसमें त्रुटि हुई हो उसको क्षमा करें। आपके पास कोई नई जानकारी हो मुझे भेजें, इसमें फ़ोन नंबर है, मैं इसमें अगले जो एडिशन आएगा उसमें उनको शामिल करूंगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। बड़ा दिल रखें, जिन परिस्थितियों में लिखा उस परिस्थितियों को देखते हुए मेरे अपराधों को, त्रुटियों को जरूर क्षमा कर देना। चलिए, मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ नगमे गाकर चले गए, कुछ किस्से गाकर चले गए। मैं भी कल एक पल का हिस्सा था, वो भी कल एक पल का हिस्सा थे। तो वही बात है कि ये किस्से हैं और ये चलते रहेंगे जीवन में। जीवन अनवरत रूप से चलता रहना चाहिए और हमें हमारे इतिहास को कभी भूलना नहीं चाहिए। और आने वाले दिनों में ये जरूर मैं कह सकता हूं कि शायद किसी न किसी एडिशन में आपका और हमारा नाम भी जरूर शामिल होगा, और वो तब होगा जब इतिहास में आप स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम दर्ज करवा पाएंगे। जिंदगी में कुछ ऐसा करके जाएं कि आपका नाम भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए। उसी कुव्वत में आप भी लगे हुए हैं, हम भी लगे हुए हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जिंदगी की जद्दोजहद से अलग हट करके अगर कुछ करोगे तो इतिहास में नाम कमा जाओगे, और भीड़ का अगर हिस्सा बन जाओगे तो कहीं ना कहीं भीड़ में खो करके रह जाओगे। क्यों सर, क्या कहना चाहोगे? बस मैं तो यही कहना चाहूँगा इस विषय में कि ईश्वर की कृपा से ये काम पूरा हुआ। और एक बात मैं कहना भूल गया, पत्रकार हैं आप, पहला गंगापुर का समाचार पत्र कौन सा था? किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं, चलिए नहीं पता। 1956 का पहला अखबार था लोक भावना, जिसकी फोटो भी है लोक भावना की। 1956 का अखबार कहीं से लाया हूँ, उसको हरिकिशन जी लोढ़ा थे, पंडित हरिकृष्ण शर्मा, अच्छा, जो कांग्रेस के नेता थे, ब्राह्मण समाज के भी नेता थे। उन्होंने पहला अखबार चूली गेट पर, ये जो मंदिर है ना सूर्य नारायण जी, वहाँ प्रेस लगाई। पहली प्रेस भी उनकी थी, शर्मा प्रेस, पहली प्रेस शर्मा प्रेस। और वहाँ लोक भावना अखबार उन्होंने, उसकी कीमत क्या थी? 2 पैसे। हिंदी में था, चित्र और थे, सचित्र पहला अखबार, अच्छा। लिखा है सचित्र पहला अखबार, और 2 पैसे उसकी मूल्य हुआ करता। उसकी फोटो है इसमें। तो
पत्रकार होने के नाते आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी बहुत मेहनत कर रहे हैं अजय जी। बहुत मैं देखता हूं साहब, गंगापुर में ये जो यूट्यूब चैनल के मामले में अजय जी का कोई मुकाबला नहीं है। बहुत तरीके से इनको अनुभव आ गया, कैसे कैसे बातों के लक्ष्य ये सुनाते हैं, ये बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। मैं इनको बहुत शुभकामना देता हूँ, बहुत धन्यवाद। नहीं बिल्कुल, और अगले एपिसोड में हम फिर आपसे मुलाकात जरूर करेंगे, जैसे हमें वक्त मिलेगा गंगापुर के इस इतिहास को खंगालते जरूर रहेंगे हम। और वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरा और इनका रिश्ता तो वैसे भी ताऊ जी और बेटे का है। मेरे फादर के साथ इन्होंने सर्विस की है आयुर्वेद विभाग में, और बहुत छोटे छोटे इन्होंने हमको देखा था, और तब से इनको देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पहचान इन्होंने दी है गंगापुर शहर को, ये मैं कह रहा हूं, कवि गोपीनाथ चर्चित और भी हो सकते हैं, कवि बहुत हैं, लेकिन उन कवियों के नाम से अगर हमारे शहर को पहचाना जाए तो ये भी हमारे लिए गौरवान्वित करने वाली बात है। और गंगापुर सिटी को पहचान इन जैसे कवियों ने दी है, इन जैसी सोच वाले व्यक्तियों ने दी है, और गंगापुर के इतिहास को लिखने में जिनका योगदान है वो हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, और जमाना याद रखेगा कि ठीक है, सोचा सबने था, चलने की कोशिश सबने की थी, लेकिन मंजिल तक पहुंचा कौन, वो ज्यादा मायने रखता है। और चर्चित साहब ने उसको बिल्कुल से शब्द जो है परिलक्षित करके बताया है कि हाँ, ये हमारा गंगापुर का इतिहास है, इसको जरूर पढ़ें और बिल्कुल गंगापुर के इतिहास के बारे में जरूर जानकारी जुटाएं। उम्मीद करता हूं आज का आपनी खबर देसी भाषा में शुरू करियो, पण थोड़ा सा भेगा भावनान में जब ईशाई होगो मामलो, पर कुल मिला यार राजनीति पे, मुद्दान पे, समस्या पे चर्चा करता रहेंगे। और जाते जाते एक सूचना और आपको मैं दे जाऊं, मालगोदाम वाला रोड है, या को काम 2-3 दिन में शुरू हो जाएगा। हायर सेकेंडरी वाला रोड जो खुदो पड़ो, आज मैंने एसडीएम साहब से बात करके और एक्सीएन साहब से बात करके ख्याल से हायर सेकेंडरी वाला जो रोड खुदो पड़ो, बाको काम 100% ख्याल से चालू हो जाएगा। पीछों में छोड़ूंगा नहीं, मुद्दा और समस्या आपका बिल्कुल उठाता रहूंगा। ये एक आध सड़कन को काम है ना, ये चालू हो जाएगा 1 अप्रैल से। फिर जैसे ही यह वित्त वर्ष खत्म होएगा, नया वित्त वर्ष चालू होते ही नया हिसाब से नया काम चालू हो जाएगा। 1 महीना के अंदर अंदर गंगापुर में नया कलेक्टर साहब और नया एसपी साहब की नियुक्ति हो जाएगी, क्योंकि गंगापुर अब जिलो बन गो, अपनी जिला आपनो खबर अब यही चलबा करेगा, और नई नई जो चीज है आपके लिए लेकर आता रहेगा। समस्या मुद्दा जब तक जिंदा है तब तक चलता रहेगा, लेकिन प्रयास लगातार हमारा भी जारी रहेगा। सड़कों की विशेष समस्या है, मुझे पता है, और आज एसडीएम साहब से उच्च अधिकारियों से बात करके इन 2-3 सड़कों का, और हाँ, एक आदर्श नगर का इशू और आया था मेरे सामने। आदर्श नगर में एक्सिस बैंक से जैसे अंदर की तरफ हम जाते हैं, जियो की कंपनी ने उस सड़क को खोद दिया था अपनी केबल डालने के लिए। मैं काफी टाइम से उसको देख रहा था, वहां की कॉलोनी वाले परेशान थे। आज जियो के उच्च अधिकारियों से बात की है मैंने, और उन्होंने 4 दिन का वक्त मुझसे मांगा है कि अजय जी 4 दिन में हम उस सड़क को पूरी तरीके से ठीक कर देंगे और उसकी मरम्मत कर देंगे, ताकि वो समस्या का समाधान भी आपका हो जाएगा। तो जितना प्रयास मुझसे हो रहा है मैं उतना करने का प्रयास कर रहा हूं। और हाँ, कैला देवी में कल हम गए थे, बहुत सारे मुद्दे और समस्याएं थी, आज उनका समाधान भी हुआ है। ब्रेकिंग भी सुबह न्यूज़ 7 राजस्थान ने लगाई थी गंदगी को लेकर के, और अवैध शराब का जो कारोबार कैला देवी में चल रहा है, धर्म और आस्थे के केंद्र में अगर इस तरह का मामला चल रहा है, और खबर का यह असर था, पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा आज वहां पहुंचे, अधिकारियों को फटकार लगाई, और फर्जी तरीके से पार्किंग की रसीदों का जो काम चल रहा था ग्राम पंचायत के अंतर्गत, उसको भी उन्होंने देखा है, बहुत सारों को नापा भी है, खींचा भी है, और आने वाले समय में उम्मीद ये करते हैं उसमें सुधार जरूर होगा। चलिए, जाते जाते आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपको भेंट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये पुस्तक को आप सहेज कर रखें, इसका जितना हो सके लोगों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करें, तो ये मेरी साधना सफल हो। नहीं बिल्कुल, ये आशीर्वाद के रूप में हम हमारे पास में रखेंगे, और न्यूज़ 7 राजस्थान के पास में ये एडिशन हमेशा सुरक्षित रहेगा। हमारा गंगापुर इतिहास के झरोखे से डॉक्टर गोपीनाथ चर्चित। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शेयर ज्यादा से ज्यादा करना और लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि आज का एपिसोड मेरे लिए भी बहुत अहम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। राम राम। राम राम साहब।